वेलकम बैक टू यूपीएससी फीड। आज की क्लास से हम लोग पीटी 365 शुरू करने वाले हैं इन्वायरमेंट की। ठीक है। पीटी 365 ये विजन आईएएस आप लोगों को प्रोवाइड करता है एंड दिस डॉक्यूमेंट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो देखो, इन्वायरमेंट वाला जो सेगमेंट है पीटी 365 आप लोगों के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी आर गोइंग टू डू दिस थरेली। आज की क्लास में हम लोग ये फर्स्ट वाला जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी ये शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है इस क्लास में। लेट अस स्टार्ट। सो समझो, बायोडाइवर्सिटी में फर्स्ट टॉपिक दैट दे हैव गिवन इज योर वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। ठीक है। तो पहली चीज है रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटन्ड स्पीशीज। अब यहाँ पे बस इतना समझना है कि आईयूसीएन एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दिस इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, इन्होंने नहीं दिया हुआ है आगे पीटी 365 में। बट ये रेड लिस्ट रिलीज कौन करता है? थ्रेटन्ड स्पीशीज के लिए आईयूसीएन रिलीज करता है। अब रेड लिस्ट का मतलब क्या है भाई? रेड माने खतरा। तो जिन जिन स्पीशीज को खतरा होता है तो ये क्या करेंगे, ये सारी की सारी स्पीशीज की एक लिस्ट बनाते हैं कि इस स्पीशीज को खतरा है, इस स्पीशीज को कम खतरा है, इस स्पीशीज को बहुत ज्यादा खतरा है। खतरा क्या हो सकता है? रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन, खत्म होने का खतरा। जैसे यहाँ पे देखिए, अब इसकी कुछ चीजें हैं कि कुछ स्पीशीज वो हो सकते हैं जो इन्होंने इवेलुएट ही नहीं की। कुछ स्पीशीज पे डेटा डेफिशिएंट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल कम है। कुछ स्पीशीज हो सकते हैं लीस्ट कंसर्न, जिनकी की पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है। यानी कि अब जैसे आप लोगों की चिड़िया, गायें, ये सारी चीजें, तो इनकी पॉपुलेशन स्टेबल है। ठीक है, तो इनके बारे में हमें कंसर्न नहीं है। नियर थ्रेटन्ड क्या है कि वो फ्यूचर में जो है ना थ्रेटन्ड कैटेगरी में आ सकती हैं। उसके बाद में ये तीन हमारी मेन कैटेगरीज होती है आप लोगों की जितनी भी। देखना, अभी इफ अ क्वेश्चन कम्स इन एग्जामिनेशन और वहां पे मतलब जो भी आप लोगों की मेजर मेजर आप स्पीशीज देखोगे ना, टाइगर, लायन वगैरह, वो यूजुअली आप लोगों की वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या क्रिटिकल एंडेंजर्ड वाले कैटेगरीज में होंगे। तभी वो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, यानी कि जो अपनी नेचुरल रेंज में अभी है नहीं, यानी कि वो अपनी नेचुरल रेंज में या वाइल्ड एरियाज में तो नहीं है, तो वो कहाँ हो सकती हैं? मान लीजिए कोई आप लोगों ने जू वगैरह खोला हुआ है। ठीक है, जहाँ पे कि उनकी आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन वगैरह करवा के हम लोगों ने उनको सस्टेन किया हुआ है एक दो पॉपुलेशन को। और एक्सटिंक्ट मानी जो कंप्लीट एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जिसका कि लास्ट इंडिविजुअल भी मर चुका है। ठीक है, जैसे टस्मानियन टाइगर है, वो पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, कुछ ऐसी ऐसी स्पीशीज हैं जो वाइल्ड में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, लेकिन स्टिल कुछ जू वगैरह में उनको मतलब हम लोगों ने बहुत हिम्मत रख के अभी तक रखा हुआ है। मेन इंपॉर्टेंट जो है हमारी वो है वल्नरेबल, एंडेंजर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इन्होंने यहाँ कुछ काम का नहीं दिया है। देखो यहाँ पे समझो, वल्नरेबल कौन है? उसके 1000 या 1000 से कम इंडिविजुअल बचे हैं। एंडेंजर्ड 250 या 250 से कम, यानी कि 1000 माने 1000, 250 माने 250। एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड इज व्हेन लेस देन 50 इंडिविजुअल्स आर रिमेनिंग। 50 से भी कम इंडिविजुअल्स बचे हैं, वो हो गया आप लोगों का क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड इज व्हेन 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिक्लाइन इन द 10 ईयर्स। ठीक है, तो उसका क्या है, पिछले 10 सालों में, पिछले 10 वर्षों में उसकी 10% जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर चुकी है। ठीक है, उसकी 90% पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर चुका है लास्ट 10 ईयर्स में। ऑन द अदर हैंड, अनडेंजर्ड वो है जिसकी 70% पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर चुका है लास्ट 10 ईयर्स में। और वल्नरेबल वो है जिसकी 50% पॉपुलेशन डिक्लाइन कर चुका है लास्ट 10 ईयर्स में। तो ये पूरा डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे वो लोग इनको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हम आगे जितनी भी स्पीशीज पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। जो भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज होंगी वो हमें याद करनी पड़ेगी। लेकिन अब देखो, अब ये न्यूज क्या थी कि इन्होंने कुछ को दिखाया अभी, है ना। इन्होंने कुछ के स्टेटस चेंज किया है। ठीक है, अब पिछला स्टेटस क्या था, अपडेटेड स्टेटस क्या है, हमें ये सब चीज कुछ खास काम की है नहीं। बट यहाँ पे एक चीज काम की है, वो है कैनरी आइलैंड। कैनरी आइलैंड बिलोंग्स टू स्पेन। अब ये आप लोगों का प्लेसेस इन न्यूज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं इसमें, केवल और केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजें। ठीक है, जहां से भी जिस भी बुक से आप लोगों को मिल जाए तो वो आप लोगों को याद करना है। तो कैनरी आइलैंड इज इन मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये आप लोगों के मेडिटेरेनियन सी में है। एंड दिस इज अ स्पेनिश आइलैंड, बस इतना याद रखना है। अब इसके बाद में यहाँ देख लो, ग्रैंड कैनेरिया जायंट लिजर्ड, ये नाम में कैनेरिया आ गया, यानी कि ये कैनरी आइलैंड में ही होगा, स्पेन में। यहाँ पे भी ग्रैंड कैनेरिया आ गया। अब ये जो इबीजा वॉल लिजर्ड है, ये भी आइलैंड ऑफ इबीजा है, स्पेन। तो याद, अगर ध्यान से देखो तो ये सारी की सारी स्पेन की चीजें हैं, सिवाय इस कैक्टी के जो कि चिली का है। ये सब याद करने की कुछ सेंस है नहीं। ठीक है, अगला ये बोर्नियन एलिफेंट, बोर्निया। अब बोर्नियो क्या है? बोर्नियो इज अ, अब अगर आप लोगों ने अपना मैपिंग वाला सेगमेंट है ना, वो अगर ध्यान से किया है, सो यू शैल नो कि सुमात्रा, इंडोनेशिया में कितने सारे वो हैं, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, ये सारे आप लोगों के इंडोनेशिया के आइलैंड्स है, राइट। सो बोर्नियो एलिफेंट क्या है, जो बोर्नियो में मिलता है, एंड दिस इज इंडेंजर्ड। अब हम लोग इनमें को याद करने की कुछ
मेरे हिसाब से इट मेक्स नो सेंस। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कैनरी आइलैंड इज इन स्पेन एंड मेडिटेरेनियन, उतना याद करो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड टॉपिक जो हमारे पास है यहाँ पे, वो है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर द टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस। अब टाइगर का लैंडस्केप मतलब जहाँ पे भी वो एरिया जहाँ पे की टाइगर रहता है, ठीक है। अब हर एक स्पीशीज का अपना लैंडस्केप होता है। फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर्स कैन लिव ओनली इन द आर्कटिक, राइट। वो आर्कटिक से बाहर नहीं आ सकते। तो उसी तरीके से आप लोगों के जो टाइगर्स हैं उनका भी लैंडस्केप है, ठीक है। तो अब ये जो कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज किसने की, भूटान गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टीसीसी। टीसीसी इज अ टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन। ये क्या है, दिस इज अ इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे आई हुई हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, आईयूसीएन इज योर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आप लोगों का क्या रिलीज करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके बाद है वर्ल्ड कंजर्वेशन सोसाइटी। तो ये चारों पांचों मिलके क्या आए हुए हैं, इन्होंने ये वाला कोलिशन बनाया आप लोगों का टाइगर की कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। अब इनका टारगेट क्या है, $1 बिलियन हम लोग फंडिंग रेज करेंगे बाय 2034। टारगेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट वट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर हियर इज पारो स्टेटमेंट। पारो स्टेटमेंट का क्या मतलब है, पारो इज अ सिटी इन योर भूटान। तो भूटान की पारो स्टेटमेंट किस चीज से रिलेटेड है, यू हैव टू ओनली रिमेंबर। तो आप लोगों को वर्ल्ड एसोसिएशन पता होना चाहिए मैक्सिमम, कि वो टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इनिशिएटिव्स क्या क्या मतलब फाइनेंसिंग इनिशिएटिव कौन कौन से लॉन्च किए, जैसे फर्स्ट इज टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। ये आप लोगों को यूएनडीपी ने प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, नेचर पॉजिटिव बिजनेस अप्रोच है। ये नेचर पॉजिटिव बिजनेस अप्रोच है, यानी जो भी आप बिजनेस करोगे ना, वो नेचर को उससे कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट फंड। दूसरा टाइगर बॉन्ड्स। अब देखो नाम से ही तुक्का मार सकते हो, बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बॉन्ड के थ्रू आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इन्वेस्टर्स को टाइगर वाले प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स टाइगर कंजर्वेशन वगैरह में कॉन्ट्रीब्यूट यदि करना चाहें तो वो ये बॉन्ड खरीदेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है आप लोगों का, एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। तो ये लॉन्च कौन कर रहा है आप लोगों का, एडीबी। एडीबी के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, एडीबी के हेडक्वार्टर्स आप लोगों के हैं फिलीपींस में, ठीक है। देन अब आ जाओ, देखो ये जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, केवल और केवल उसके बारे में हमें ज्यादा समझने की आवश्यकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब टाइगर का स्टेटस, आईयूसीएन स्टेटस याद करना है, बिल्कुल करना है। दिस इज एंडेंजर्ड, राइट। तो टाइगर का स्टेटस एक व्हाट यू कैन डू इज, या तो आप लोग ये, अच्छा ये पीडीएफ जो है हाईलाइटेड, ठीक है, विद नोट्स, ऑल ऑफ दीज नोट्स, ये आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल इफ यू वांट। बाकी दूसरी चीज क्या कर सकते हो कि आप एक पेज ले लो, उसके ऊपर जितनी भी स्पीशीज मैं यहाँ करवाने वाला हूँ, तो वहां पे आप बस इतना कर लो कि टाइगर इज इक्वल टू एंडेंजर्ड। क्योंकि ऐसा है, आप लोगों को डब्ल्यूपीए के शेड्यूल और साइट्स ये करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज एंडेंजर्ड है, या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या वल्नरेबल है, ठीक है, उनको साइट्स, साइट्स क्या है बेसिकली, अभी हम देखेंगे इसी क्लास में। बेसिकली ये है कि ये हमें एनिमल्स की स्मगलिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो उसका अपेंडिक्स 1 कहता है, रोक लगाता है ऐसी स्मगलिंग पे, इन एनिमल्स के प्रोडक्ट्स की आप स्मगलिंग नहीं कर सकते, इन एनिमल्स की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। तो जो भी एंडेंजर्ड वल्नरेबल या वो होगा, ऑब्वियसली उसकी ट्रैफिकिंग वगैरह भी नहीं अलाउ करेंगे। और डब्ल्यूपीए में भी उसको सबसे ज्यादा, शेड्यूल 1 माने सबसे ज्यादा उसको कंजर्वेशन प्राप्त, स्टेटस प्राप्त होगा। तो आप लोग इन दोनों को याद करने में टाइम नहीं लगाओगे, साइट्स और डब्ल्यूपीओ को, बिकॉज ये जो है ये ऑलमोस्ट सभी के लिए सेम है, ठीक है। जहां पे भी ये डिफरेंट होंगे केवल वहीं हम ध्यान देंगे, वरना आप लोगों को केवल आईयूसीएन स्टेटस समझना है। अब देखो टाइगर रेंज कंट्रीज कौन सी होती है, बांग्लादेश, भूटान, कैम्बोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम। सो इफ यू सी दिस इज साउथ ईस्ट एशिया, दिस इज साउथ एशिया एंड ओनली रशिया। तो ये मेन कंट्रीज है हमारा पूरे वर्ल्ड में, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यहीं पे ही मिलता है हम लोगों को टाइगर आप लोगों का। अब इसके अच्छा, इंडिया में मैक्सिमम ये कहाँ है, इंडिया में मैक्सिमम ये इसका जो नंबर है वो है आप लोगों के मध्य प्रदेश में। बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। इंडिया में ये कहाँ मिलता है, अच्छा देखो इंडिया में ये वाइड इसकी एप्लीकेशन है, इंडिया में पूरे इंडिया में लगभग हर जगह मिलता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है, यहाँ पे क्या है, शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज में अब जैसे आप लोगों का जिम कॉर्बेट हो गया, या फिर इधर आओ आप लोग ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन योर बिहार, ठीक है, या फिर वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो आप लोगों का है, या अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इन यूपी, ये सारे के सारे आप लोगों के शिवालिक में, तेरा ही रेंज में है, राइट। सो दैट इज वाई आप लोगों का ये जो टाइगर है ये इस रेंज में मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है, सेंट्रल इंडिया में भी मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में भी मिलता है, ईस्टर्न घाट्स में भी मिलता है। सुंदरबन तो है ही फेमस रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। सो ये याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कहाँ नहीं मिलता है। सो इफ यू रिमेंबर, ये जो आप लोगों का ये वाला एरिया, हिमालयस वाले रीजन में आप लोगों को ये नहीं मिलता, ठीक है।
बाकी पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह, यहाँ से आप लोग राजस्थान गुजरात को निकाल दो, हरियाणा को निकाल दो थोड़ा बहुत, तो इस वाले एरिया को छोड़ के आप लोगों को ये हर जगह मिलता है, क्योंकि यहाँ शिवालिक्स कवर हो गए। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में भी मिलता है, तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ये मिलता है आप लोगों को। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक फ्लैगशिप स्पीशीज भी है, अम्ब्रेला स्पीशीज भी है, सोलिटरी है मतलब अकेला रहता है, मोस्टली नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल जो रात में एक्टिव होते हैं। अच्छा, फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होता है, फ्लैगशिप स्पीशीज में एक ऐसी धमाकेदार टाइप की स्पीशीज जिसको कि एक तो हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, दूसरा फिर उससे हम लोग कंजर्वेशन के एफर्ट्स जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यदि आप लोगों को बोलूं कि हम लोग इसको, चूहे को फ्लैगशिप स्पीशीज क्या बोल सकते हैं क्या, चूहे का एक चूहे को अगर आप कंजर्व करने चलो, सो क्या लोग आपके साथ जुड़ेंगे, नहीं ऑब्वियसली। तो हमें एक करिज्मेटिक सा एनिमल चाहिए होता है फ्लैगशिप स्पीशीज के लिए। एलिफेंट हो गया, जिनसे लोगों के भाई कल्चरली भी जुड़ाव है, और वैसे भी लोग मतलब दे हैव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड इट। ठीक है, सो इन दैट वे हम लोग उसको किसी कैंपेन को या कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए इस एनिमल का यूज करते हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई ये है हमारी फ्लैगशिप स्पीशीज। दूसरी तरफ अम्ब्रेला स्पीशीज क्या होता है, नाउ सी, इसका मतलब ये होता है कि यदि अम्ब्रेला स्पीशीज, अम्ब्रेला क्या होता है कि ये छतरी है। ठीक है, इस छतरी के नीचे जो भी आएगा वो सुरक्षित हो जाएगा। तो ये वो एनिमल है कि अगर मैंने इसको कंजर्व किया ना, तो ये इसके नीचे आने वाले बाकी एनिमल्स को या बाकी स्पीशीज को ये कंजर्व ऑटोमेटिकली कर लेगा। ठीक है, अब जैसे टाइगर्स हो गई, राइट, अगर मैं टाइगर को कंजर्व कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे टाइगर का हैबिटेट में क्या है, फॉरेस्ट, तो मुझे डिफोरेस्टेशन से बचाना पड़ेगा। उसके अलावा टाइगर खाता किस चीज को है, जैसे हिरण हो गया भाई, ये आप लोगों की जो बाकी इस रेंज वाले एनिमल्स हो गए, अब मुझे उनको भी कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो एक टाइगर के लिए, टाइगर का कंजर्वेशन तभी पॉसिबल है जब उसके नीचे वाले भी कंजर्व्ड हैं। ठीक है, और फिर अब मुझे एक हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ, अगर ये डियर्स भी मेंटेन करनी है, सो दैट दे कैन, मतलब वो उनको फीड कर सके आप लोगों के टाइगर वगैरह, तो मुझे नीचे क्या चाहिए, मुझे वहां पे ग्रास भी चाहिए। ठीक है, श्रब्स भी चाहिए। तो इस तरीके से दुनिया भर की स्पीशीज जो है वो कंजर्व हो जाते हैं केवल और केवल इस स्पीशीज के कंजर्व होने से। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी टेरिटरी वगैरह दी हुई है, वो खराब कुछ काम का नहीं है। टाइगर स्ट्रिप्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब जस्ट लाइक जीके फैक्ट याद कर सकते हो, जैसे आपकी फिंगरप्रिंट है, राइट, जैसे आप आधार में जाते हो। सो हम हमारी पूरी मतलब ह्यूमंस में किन्हीं दो बंदों की भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं है, वो यूनिक है। तो उसी तरीके से जो टाइगर की स्ट्रिप्स हैं वो भी यूनिक है। अब इसके थ्रेड्स क्या है कि आप तुक्के भी मार सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमन, इलीगल ट्रेड वगैरह। ठीक है, अब प्रोजेक्ट टाइगर पे आ जाओ। प्रोजेक्ट टाइगर इन 1990 इन 73 में लॉन्च होता है एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, दिस इज फॉर योर इन सीटू कंजर्वेशन। अब इन सीटू कंजर्वेशन माने, देखिए, एक चीज तो मैं ये कर सकता हूँ कि जू में जू में मैं इसको ले जाऊं और वहां पे मैं इन टाइगर्स को कंजर्व करूं, बट वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करूं, मैं वहीं पे ही, वहां से ही भाई मैं लोगों को हंटिंग कम कर दूं, हंटिंग के ऊपर मैं वो काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ले आऊं, मैं जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसको कुछ पावर्स दूं कि वो अगर इस तरीके की हंटिंग होती है, पोचिंग होती है, तो वो उसके ऊपर कुछ एक्शंस ले सके, तो मैं उसको नेचुरल हैबिटेट में ही उसकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, सो दैट इज योर इन सीटू कंजर्वेशन। दूसरी तरफ एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है लाइक जू। अब जैसे हम लोगों ने बात की थी ऑलरेडी, हम लोगों ने ये वाला जो टॉपिक किया था, यहाँ देखो, ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, राइट। तो अब अगर कोई वाइल्ड में एक्सटिंक्ट है और वो जू में है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब यहाँ पे कौन सी कंजर्वेशन हुई है, यहाँ पे उसकी एक्स सीटू कंजर्वेशन हुई है, वरना वो वाइल्ड में रहता। ठीक है, अगर उसकी इन सीटू कंजर्वेशन भी हम लोगों ने ट्राई की होती तो। नाउ सी, उसके बाद है एम स्ट्रिप्स। एम स्ट्रिप्स इज द डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर दीज। ठीक है, एम स्ट्रिप्स इज ऑल्सो लाइक, इससे हम लोग मॉनिटर करते हैं और हम लोग इनको गिनते भी हैं। ठीक है, हम लोग टाइगर सेंसस होता है तो हम लोग इनको गिनते भी हैं, तो वो हम लोग उसके लिए हम लोग एम स्ट्रिप्स एप्लीकेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट अप इज योर ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो, ये कोई भी मतलब, हम लोग इन आर वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स विल नॉट थिंक कि दिस इज अ इनिशिएटिव बाय वर्ल्ड बैंक, बट दिस इज अ इनिशिएटिव बाय वर्ल्ड बैंक। व्हाट टू डू, देन लर्न इट समहाउ। तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव इज बाय वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि आईयूसीएन होना चाहिए या जो भी हो, बट भाई वो है तो है। अब ऑल्सो देयर इज अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, यानी कि ये देखिए गवर्नमेंट लेवल पे एक बॉडी है जिसको का नाम है ग्लोबल टाइगर फोरम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कैट्स। दिस इज कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। कैट्स का जो ये, दिस इज लाइक अ स्टेटस। अब जैसे मान लो आप लोगों को हॉलमार्क होता है किस चीज में, गोल्ड के लिए। तो अब जब आप गोल्ड खरीदने जाते हो, यू विल सी कि मैं भाई हॉलमार्क वाला गोल्ड लूंगा, क्योंकि क्योंकि उसके स्टैंडर्ड्स जो है वो किसी ने टेस्टिफाई किए हैं। अब
अब कैट्स एक ऐसा ही स्टैंडर्ड है कि कैट स्टेटस केवल उन्हीं आप लोगों के जैसे नेशनल पार्क्स हो गए या टाइगर रिजर्व्स हो गए, तो उनको कैट स्टेटस केवल उन्हीं को मिलता है जो जो कि मतलब टाइगर के कंजर्वेशन में बढ़िया रोल प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे कि अच्छे तरीके से उनकी कंजर्वेशन हो रही है। ठीक है, उसके अलावा एक टाइगर अलाइव इनिशिएटिव है, वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का, ये आप छोड़ सकते हो। कैट्स स्टैंडर्ड बस ये समझने वाली चीज है। और ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ये याद करने वाली चीज है। पारो स्टेटमेंट याद करने वाली चीज है। अब टाइगर लैंडस्केप की बात कर ली इन्होंने, इंडिया में इसका लैंडस्केप ये बता दिया इसने, मतलब हर चीज ये, ऐसा कहीं भी नहीं है कि नहीं है। अब उसके बाद आ जाओ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देखो, जो भी चीज इंडिया प्रपोज कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देयर आर टू थिंग्स, या तो इंडिया किसी चीज का पार्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी बातें जहां इंडिया पार्टी नहीं है दूर दूर तक, वो हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी है जहां पे कि इंडिया एक पार्टी है, तो इंडिया इज पार्ट टू दैट ट्रीटी, और वो ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले लो, या आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ले लो, या आप जियो पॉलिटिकल उस कॉन्टेक्स्ट में ले लो, या इन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस ले लो, तो वो आप लोगों को करनी जरूरी है। बट देन देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक, अब जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो इंडिया का ही ब्रेन चाइल्ड है। ये डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोलिशन, वो इंडिया का ही ब्रेन चाइल्ड है। और इसी तरीके से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, सो इंडिया इज अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स, और इंडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिग कैट अलायंस क्या है, ये जितनी भी आप लोग जानते हो दैट ऑल ऑफ दीज, ये आप लोगों की कैट स्पीशीज है सारी की सारी। ठीक है, टाइगर लायन वगैरह। तो बिग कैट अलायंस में क्या है, जितनी भी ये बिग कैट होंगी उनको हम कंजर्व करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब इंडिया ने रेटिफाई कर दिया उसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। अब इसको ये लॉन्च हम लोगों ने कब किया था, 2023 में इंडिया ने लॉन्च किया था। 50 साल हो गए थे आप लोगों के प्रोजेक्ट टाइगर को। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन 1973 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, अभी तो गया हम लोगों ने, है ना। अब इसके अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा, मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, निकारागुआ विच इज लोकेटेड इन योर, आप लोगों का वो पनामा वाला एरिया है ना, ये जो छोटी सी नाली इस तरीके से जाती है आप लोगों के, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, तो ये उस जगह पे लोकेटेड है। इस्वातिनी इज लोकेटेड, ये आप लोगों का साउथ अफ्रीका है। और इसके बीच में इस्वातिनी और लिसोथो, ये दो ऐसे देश हैं जो पूरे के पूरे उससे कवर्ड है। सोमालिया विच इज वेरी 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 फेमस फॉर योर, एक तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आप लोगों के पाइरेट्स, कैरिब पाइरेट्स ऑफ द, ये आप लोगों का एडेंसी, ये सारे यहाँ है सोमालिया। तो ये जो दुनिया की 3 सबसे बड़ी बड़े देश हैं, ठीक है, इन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया, इसलिए ये चीज न्यूज में है। उसके बाद है आप लोगों का हेडक्वार्टर है इसका इंडिया। ठीक है जी, अब देख लो, हेडक्वार्टर इंडिया याद नहीं करना है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज 7 बिग कैट स्पीशीज। 7 ये जो बिग कैट की स्पीशीज है, जो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करने की कोशिश करी है, उनको भाई उनको कंजर्व करने की कोशिश करी है ना। तो वो 7 है कौन सी, वन इज टाइगर, टाइगर इंडिया में है। सेकंड इज लायन, लायन इंडिया में है। इंडिया में कहाँ है लायन, गिर लायन, राइट, एशियाटिक लायन है ये। और ये कहाँ मिलता है आप लोगों को, गिर के फॉरेस्ट में। गिर नेशनल पार्क कहाँ है आप लोगों के, जूनागढ़ में। जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, उसके बाद है लेपर्ड, लेपर्ड भी हम लोगों को मिलता है। चौथा है स्नो लेपर्ड, लेपर्ड आप लोगों का होता है 3 हुआ। लायन हो गया आप लोगों का शेर, टाइगर हो गया आप लोगों का, टाइगर चीता, चीता अलग दिया हुआ इन्होंने, सो टाइगर इज योर, 1 सेकेंड, टाइगर ये आप लोगों का होता है बाघ, ठीक है, और देन चीता। चीता वाज, वो 2022-23 में बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि चीता का रिलोकेशन हुआ था, इफ यू रिमेंबर, है ना। बट अभी के लिए अब हम लोगों को ये सातों के सातों याद करने पड़ेंगे। बट देन देयर आर टू मेन, जो कि आप लोगों के जैगुआर एंड प्यूमा। अब ये जैगुआर और प्यूमा इंडिया में नहीं मिलते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि आउट ऑफ द 7 बिग कैट स्पीशीज, 2 आर नॉट फाउंड इन इंडिया। बट इंडिया बीइंग, मतलब एक बढ़िया देश की तरह, हम लोगों ने ये नहीं बोला कि हम सिर्फ इन्हीं 5 का कंजर्वेशन करते हैं। हमने कहा कि पूरा अलायंस बनाएंगे, पूरी जो बिग कैट है, पूरी इनका जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सब आओ मिलके और इन सातों के सातों को कंजर्व करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टी कंट्री है, तो ये गवर्नमेंट आ सकते हैं, इसका पार्ट हो सकते हैं भाई। अगर इंडियन गवर्नमेंट है, इस वातिनी, लिसोथो, निकारागुआ जैसे अल्ट्रा डेवलप्ड देश इसके अंदर आ गए, तो भाई कंट्रीज तो आएंगी ही ना। उसके बाद है आप लोगों के मल्टी एजेंसी कोलिशन, फाइन, इसके अंदर एजेंसीज भी आएंगी आप लोगों की, IUCN, WWF, इनका काम ही क्या है, ये लोग अब टेक्निकल चीजें तो यही बताएंगे ना, गवर्नमेंट्स को क्या पता है किस तरीके से हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों के ये लोग भी आ जाएंगे, और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी, सभी UN मेंबर्स आ सकते हैं। इसका फंडिंग सपोर्ट क्या है, 2023-24 से 27-28 150 करोड़, ये तो इंडिया ने ही कमिट किया है। ठीक है, इसके बाद बाकी भी देंगे वॉलंटरी चीजें। अब यहाँ पे IUCN स्टेटस याद करने क्या जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अब हम लोगों ने टाइगर का स्टेटस देख चुके हैं हम लोग, एंडेंजर्ड। ठीक है, अब याद करो जो दो इंडिया में नहीं है,
उनके स्टेटस आर लीस्ट कंसर्न, यानी कि हमें कुछ कंसर्न नहीं है, एंड नियर थ्रेटन्ड, यानी कि अभी तक थ्रेटन नहीं है बट वो थ्रेटन हो सकता है फ्यूचर में। बट जो तीन मेन हम लोगों ने देखे थे कि वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसमें केवल टाइगर तो है जो थोड़ा सा बेचारा एंडेंजर्ड है, इसीलिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। बाकी जो चार हैं जो इंडिया में है वो चारों के चारों वल्नरेबल है, लायन, चीता, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड। अब देखो यहाँ है, अब हर बार अब आगे अगर लेपर्ड आता है तो आप लोगों को लेपर्ड अलग से याद नहीं करना है, आप लोगों को ये सेवन के सेवन को इस तरीके से याद करना है कि हमारे पास एक एंडेंजर्ड है, मेरे पास बाकी बचे कुछ जितने भी जो इंडिया में मिलते हैं वो वल्नरेबल है चार, और बाकी जैगुआर नियर थ्रेटन्ड है, पूमा लीस्ट कंसर्न है। इन दोनों का छोड़ भी दोगे आईयूसीएन स्टेटस तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या होंगे आप लोगों के, ऑल फाइव बिग कैट्स। अब इंडिया क्योंकि लिस्ट कर रहा है तो इंडिया तो शेड्यूल वन में डालेगा इनको, डब्ल्यूपीए के, ठीक है, पांचों की पांचों जो इंडिया में है, और साइड्स अपेंडिक्स के कौन से में है, अपेंडिक्स वन में है। उसके बाद आ जाओ एलिफेंट के सेंसस पे। अब एलिफेंट सेंसस हुआ है 2023 में साउदर्न स्टेट्स में, कर्नाटक में मैक्सिमम एलिफेंट्स हैं। अब एलिफेंट्स को कुछ हमें मरने की न्यूज आई है, वो है एलिफेंट एंडोथेलिफिलर हर्पिस वायरस, इसकी वजह से एलिफेंट्स मर गए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, एलिफेंट का प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, एंडेंजर। तो अभी तक मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट अपने यहाँ की इंडिया वाली चीजें लिख ली हैं, वहां पे हर जगह मुझे एंडेंजर्ड ही मिला है, मुझे टाइगर भी एंडेंजर्ड मिला और मुझे ये एलिफेंट भी एंडेंजर्ड मिला। उसके अलावा जो बाकी हैं वो मुझे चार स्पीशीज मिली अभी तक वल्नरेबल की। वो चार कौन है, वो बिग कैट स्पीशीज है, ठीक है, टाइगर को छोड़ के जो चार बिग कैट स्पीशीज इंडिया में मिलते हैं, याद करो, चीता, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड लायन। अब आ जाएंगे इंडियन लाइन पे, सॉरी इंडियन एलिफेंट पे। अब इंडियन एलिफेंट कहाँ मिलता है, पूरे ही देश में मिल रहा है, लगभग सेंट्रल इंडिया में मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। तो अब आप लोगों को पता ही है वेस्टर्न घाट्स में तो ये मिलेगा ही, ठीक है। केरला वगैरह में इसकी रिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, नदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, हर जगह मिलता है। तो ये चीज बढ़िया है कि 60%, 60% ऑफ द वर्ल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन इज फाउंड इन इंडिया, ठीक है। देन देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड एज कुमकी एलिफेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है, ये है कैप्टिव एशियन एलिफेंट दैट आर ट्रेन टू बी यूज्ड इन ऑपरेशन टू ट्रैप द वाइल्ड एलिफेंट, ठीक है। तो वाइल्ड एलिफेंट्स को ट्रैप करने के लिए आप लोग ट्रेन करते हो अपने एशियन एलिफेंट्स को, वो है आप लोगों की कुमकी एलिफेंट्स। उसके बाद है ये इंटेलिजेंट होते हैं, कम्युनिकेशन यूज करते हैं, फैमिली बॉन्ड्स होते हैं। अच्छा, अब ये चीज मैंने यहाँ पे क्यों बताया कि ये फैमिली मैन है, तो एलिफेंट इज अ फैमिली मैन, ठीक है। और हम लोगों ने एक बंदा अभी तक एक एक हम लोगों ने लोफर जानवर देखा है, ठीक है, जिसको फैमिली वगैरह की कुछ कदर नहीं है, वो आप लोगों का टाइगर। ये देखो, इट वॉज अ सोलिटरी, ठीक है, उसको अपने से मतलब है, दैट इज अ सोलिटरी, फाइन। यहाँ पे आ जाओ, तो इसके लाइफ स्पैन 60 से 70 साल नहीं। अब हमें उसकी बायोग्राफी तो पूरी नहीं करनी है। अच्छा, जेस्टेशन पीरियड, लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड इन ऑल मैमल्स, ये क्वेश्चन आ चुका है तो दोबारा तो आएगा नहीं। एंड दे हैव अ मैट्रियार्कल सोसाइटी, जो फीमेल होती है वो ग्रुप को लीड करती है। अब जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था 1992 में, बाकी 2023 या 24 में हम लोगों ने ये दोनों प्रोजेक्ट को मर्ज कर दिया, प्रोजेक्ट एलिफेंट को, प्रोजेक्ट टाइगर को, एक ओवरऑल हम लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ऑल एनिमल्स, ठीक है। अब इंडिया में लगभग 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं वी कैन टेक अप, मे बी हम लोग एक बेसिक वाला सेशन ले लेंगे, ठीक है। उधर हम लोग ये चीजें कर सकते हैं कि हमारे एलिफेंट रिजर्व कौन से हैं, टाइगर रिजर्व कौन से हैं। अभी के लिए हम लोग जो पीटी 365 में गिवन है केवल उतना ही लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, अब मैंने आप लोगों को एलिफेंट बताया कि एंडेंजर्ड है, बट वो इंडिया वाला एलिफेंट, ठीक है। तो एशियन एलिफेंट एंड अफ्रीकन एलिफेंट हमारे पास दो होते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक जेनेरिक चीज अपने दिमाग में रख लो कि जो अफ्रीकन में जो भी चीजें मिलेंगी ना वो ज्यादातर लंबी होंगी, बड़ी होंगी, ठीक है। अब आप नॉर्मल बस ये दिमाग में रखो कि वहां के लोग भी लंबे लंबे ज्यादा होते हैं अफ्रीका के, ठीक है, उनके मुंह भी बड़े बड़े होते हैं। तो उस तरीके से याद कर लो कि वहां पे, अब हमें वहां पे जो लाइन मिलते हैं, ठीक है, या अफ्रीकन लाइन और एशियाटिक लाइन, ठीक है, उसमें भी यही चीज होती है, ठीक है, एलिफेंट में भी यही चीज होती है। सो ये चीज आप लोगों की मतलब ये जेनेरिक है, अब किसी स्पीशीज में ये डिफर करेगा तो वो हम देखेंगे, बट नॉर्मली यही डिफरेंस होता है एशियन में अफ्रीकन में, फाइन। तो अब एशिया में देख लो, एशिया वाला एंडेंजर्ड है। अफ्रीका में दो मिलते हैं, एक सवाना और एक फॉरेस्ट। सवाना क्या है, सवाना इज नॉट अ फॉरेस्ट, सवाना आप लोगों का ग्रास लैंड होता है, राइट। तो सवाना ग्रासलैंड में भी वो एंडेंजर्ड है, लेकिन फॉरेस्ट के टाइम पे वो क्या हो जाता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाता है। देन अब एशियन एलिफेंट आप लोगों का छोटा है, अफ्रीकन एलिफेंट आप लोगों का बड़ा है। अब उनका वेट क्या है वो याद नहीं करने की आवश्यकता है। अब इसके जो ईयर्स होंगे वो भी लार्ज होंगे, इसके जो ईयर होंगे वो छोटे होंगे, ठीक है। इसकी जो स्किन होगी वो स्मूदर होगी, इसकी जो स्किन होगी वो मोर रिंकल्ड होगी। अब खुद सोच लो, मतलब जो लाइक मतलब इसको एज अ रेसिज्म ही ट्रीट कर दो, लेकिन अफ्रीका वाले जो होंगे ना उनकी कंडीशन देख लो, एशिया वालों से खराब ही है बेचारों की।
फाइन, ये रिंकल्ड है बेचारे। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, बट इंडिया वालों के पास क्या है, अब डोम को समझो कि ताज। तो अब क्योंकि इन दोनों में ज्यादा डेवलप्ड बेचारा ये है एशिया वाला, ठीक है, तो इसके ऊपर ये डबल डोम है यहाँ पे सिर पे इसके, और यहाँ से ये क्या है, सिंगल डोम। यू नेवर नो सच काइंड ऑफ स्टूपिड क्वेश्चन दे मे आस्क, ठीक है। और ये क्या है, सिंगल डोम। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया में क्या है, टस्क नहीं होते हैं, नो टस्क, ठीक है। अब क्योंकि वो वाइल्ड हैं तो उनके टस्क भी होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों का राइनो पे आ जाओ। राइनो की जो रिपोर्ट आई है वो आई है, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट दे दी है, ठीक है। अब ये 1991 में फॉर्म हुई थी, ठीक है ना। अब ये किस लिए है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है कि राइनो की भाई रिपोर्ट निकाल दी है आई दी। अब जो जो इनकी ये सारी चीजें ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है, कि किसका नंबर डिक्रीज हुआ, किसका नंबर इंक्रीज हुआ, ये याद कर सकते हो दैट देयर आर 5 स्पीशीज ऑफ राइनोज, ठीक है। राइनोज की टोटल कितनी स्पीशीज है, लगभग 5 स्पीशीज है। नाउ सी, लेट अस सी नाउ, कि 2 स्पीशीज हैं अफ्रीका, अफ्रीका में 2 स्पीशीज हैं, व्हाइट राइनो, ब्लैक राइनो। एंड 3 स्पीशीज जो है वो है एशियन, इंडियन राइनो, सुमात्रन राइनो और जावन राइनो। अब देखो सुमात्रा और यहाँ जावा में आप लोगों के जो भी एनिमल्स हैं वो ज्यादातर बहुत बुरी कंडीशन में है, क्योंकि क्योंकि वहां पे जो है ना डिफोरेस्टेशन वगैरह ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इंडोनेशिया में। सो सुमात्रन जावन राइनो यूजुअली क्या होंगे वो, ये आप लोगों के क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरीज में ही रहते हैं। बाकी चलिए अब हम एक एक को देख लेंगे यहाँ। तो इंडिया ने राइनो कंजर्वेशन के लिए क्या लिखा है, नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 2019-2019 में लाया, दिल्ली डेक्लेरेशन ऑन द एशियन राइनो, इंडियन राइनो विजन 2020, ठीक है। अब छोड़ दो इसको, अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ अब आ जाइए इनके डिफरेंसेस पे, ठीक है जी। अफ्रीकन राइनो और एशियन राइनो, एक चीज जो मैंने बताई उसकी गांठ आप लोगों ने बांध ली होगी मोस्ट प्रोबेबली, कि अफ्रीका वाले जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है, चौड़े होते हैं, हेयरी होते हैं ज्यादा, हर मोस्ट एनिमल्स। तो यहाँ पे देखो व्हाइट राइनो इस टाइप ऑफ अफ्रीकन राइनो, तो व्हाइट राइनो इज द बिगेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल आफ्टर एलिफेंट्स, यानी कि एशियन वालों से तो ये बड़ा ही है, ठीक है। दूसरे हैं एशियन राइनो। एशियन राइनो में ये याद रखता है, एशियन राइनो में हम लोगों ने 3 किए, इंडियन राइनो, सुमात्रन राइनो, जावन राइनो। अब मैंने आप लोगों को बताया कि इंडोनेशिया अपने एनिमल्स को बढ़िया से ट्रीट नहीं कर रहा है, ठीक है। उसकी वजह से अब इंडियन वाले को खाने को मिल रहा है, उसको काजीरंगा जैसा नेशनल पार्क मिल रहा है, ठीक है। उसके लिए इतनी सारी हम लोगों ने स्ट्रेटेजी लॉन्च की हुई है, तो अब वो तो मोटा तगड़ा होगा ना, विद इन एशियन तो होगा। अब ये जेनेटिक डिफरेंस हो गया इनके बीच में, ठीक है, क्योंकि वो अफ्रीकन से तो ऊंचा बड़ा हो नहीं सकता, बट जितनी उसको, जिस हिसाब से उसको फैसिलिटीज हम लोगों ने इंडिया वालों ने प्रोवाइड कर दी, उस हिसाब से वो कम से कम एशियन वालों में तो लार्जेस्ट है, तो इस वजह से वो लार्जेस्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके 2 हॉर्न होते हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन ये जो या फिर एशियन राइनोस को आप लोग वन हॉर्न राइनो बोलते हो, है ना। तो इंडियन राइनो भी वन हॉर्न है, जावन राइनो भी वन हॉर्न है, और आप लोगों का सुमात्रा वाले के 2 वो होते हैं सींग, ठीक है, और अफ्रीका में 2 ही होते हैं। अच्छा, अब यहां से याद करिए स्विमर कैसे होंगे वो, स्विमर माने तैरना। अब आप लोगों को खुद पता है ब्रह्मपुत्रा में आए दिन बाढ़ आई जाती है, ठीक है, और काजीरंगा से ब्रह्मपुत्रा नदी होके गुजरती है, और कितनी बार ये न्यूज में भी दिखाते हैं, वो एक राइनो ऐसे बीच में उसमें से खड़ा होता है, आसपास पानी होता है, तो दैट मीन्स कि हमारी जो राइनोज होंगे वो गुड स्विमर होंगे। ऑन द अदर हैंड अफ्रीका में तो पानी ज्यादा है नहीं, वहां पे क्या है, शैलो वाटर होगा, इवन वहां पे है क्या, वो है ही सवाना, ग्रासलैंड्स वाला एरिया है, सूखा सूखा सा एरिया है, सो दैट इज वाई नॉट इम्पोर्टेंट। अब वो किस चीज से फाइट करते हैं नहीं करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्विमर वाली चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 2 हॉर्न और वन हॉर्न वाली चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रहते कहेंगे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है। अब इंडियन राइनो, अब देखिए तो सुमात्रा और जावन राइनो क्या होंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होंगे। इंडियन राइनो को हम लोग वल्नरेबल, ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत इसको सुधार लिया। वल्नरेबल के बाद याद करो, इसके बाद एंडेंजर्ड होता है, उसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये बहुत कोशिश करने के बाद हम लोग इसको वल्नरेबल बना पाए हैं। अभी तक हम लोगों ने फिर अब अपनी वही लिस्ट पे आ जाएंगे वापस से, हम लोगों ने यहाँ किया था ना, ये 4 वल्नरेबल थे, तो अब ये 4 वल्नरेबल प्लस एक और यहाँ पे आप लोगों का राइनो, इंडिया वाला राइनो जो है वो याद कर, ठीक है। बाकियों की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है करने की, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया जो भी चीजें हो रही हैं उन उससे हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि व्हाइट राइनो का क्या स्टेटस है या किसका, बट इंडिया वाली जो स्पीशीज है उनका स्टेटस प्लीज वी हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। तो इंडियन राइनो क्या है, वही वल्नरेबल है। नाउ कमिंग टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, इट इज अ बर्ड स्पीशीज, राइट, बर्ड की स्पीशीज है। अब ये आप लोगों की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ फंड्स अप्रूव कर दिए हैं भाई, 2024 से 2029 तक बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के लिए। अब ये प्रोग्राम क्या है, इसके अंदर 4, इंडिया में 4 बस्टर्ड स्पीशीज है, प्लीज रिमेंबर। वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन, मैकविंस बस्टर्ड, ठीक है।
सो इसके अंदर ये है कि आप लोगों की दो बस्टर्ड बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम में लेसर फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंक्लूडेड है। अब खुद सोचिए कि यही दो इंक्लूड क्यों किए होंगे, लेसर फ्लोरिकन और ये। द रीजन बीइंग द रीजन बीइंग ये जो दोनों है ये आप लोगों के क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, यही सिंपल सा रीजन है इस चीज का। अब ये बैकग्राउंड कब ये आप लोगों का शुरू हुआ वो सब हमारे कार्य का नहीं है, 2016 में किया, 33 तक कर दिया, नॉट इम्पोर्टेंट। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज योर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 1982 में ये इंस्टीट्यूट बनता है। इसके ये कहाँ है ये इंस्टीट्यूट, देहरादून। देहरादून आप लोगों का कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, और आप लोगों का जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है वो कौन निकालता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वो भी देहरादून में है। ठीक है, सो देहरादून से ऑटोमेटिकली फिर ये चीजें याद हो जानी चाहिए। तो WII और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वो भी वही। अब इसकी फंडिंग एजेंसी, फंडिंग कहाँ से होती है, कैंपा, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। अब देखो कैंपा क्या है, कैंपा इज बेसिकली मेड, जैसे मान लीजिए ये पूरा एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ वेड़ हैं, लेकिन आपने यहाँ इंडस्ट्री लगाई है, तो आप लोगों ने ये पेड़ काट दिए, तो इसकी वजह से आप लोगों ने जो डिफोरेस्टेशन किया, आपको एक कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन कहीं और पेड़ लगाने के लिए इस फंड में पैसा फूकना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज है। अब इसकी पार्टनर एजेंसीज कौन है आप लोगों की, ये MOEFCC इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, राजस्थान गवर्नमेंट। अब देख लो, अब ये राजस्थान जो जो इसकी पार्टनर एजेंसीज वही होंगी ना। अब हरियाणा गवर्नमेंट तो होगी नहीं है, जहां पे ये ज्यादा मिलता है। तो राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है। ठीक है, इफ यू फॉलो योर पॉलिटी वेल, वहां पे भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में न्यूज थी। ठीक है, कि किस तरीके से ये वो जो क्या होते हैं आप लोगों की वायर वगैरह के कुछ नॉर्म्स थे, जिसको लेकर के कि हम ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह में केस चल रहा था कि भाई उनकी वजह से ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होते हैं ये बेचारे इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग के मर जाते हैं। बाकी गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब इसके प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव क्या करेंगे, कंजर्वेशन ब्रीडिंग करेंगे। अब एक्स2 मैंने आप लोगों को बता दिया। रिसर्च करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग का वही छोटी मोटी चीजें। अब ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 1883 में जो फाउंड हुई थी उसके साथ कोलैबोरेट भी करेंगे। बाकी किस किस के साथ प्रोडक्ट कोलैबोरेट करें, बहुत सारी है, नहीं याद करनी है। लेसर फ्लोरिकन पे आ जाओ। अब लेसर फ्लोरिकन नाम से ही है, लेसर। ठीक है, जैसे अगर नाम में ही लेसर है तो भाई काम भी लेसर होगा, ये बहुत छोटा होता है, राइट। इट इज स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द बस्टर्ड फैमिली। ठीक है, एंड इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अभी तक मैंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का भी बता दिया ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का भी यही है। अपेंडिक्स 1 W शेड्यूल 1 नहीं जरूरत है। अब ये कहाँ है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इस वाली सेंट्रल वाली रीजन में ही ये सारे आप लोगों को मिलेंगे। मोस्ट जितने भी आप लोगों के बस्टर्ड हैं ये यही मिलते हैं। ठीक है, अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देख लो, दिस इज एंडेमिक। और बढ़िया बात यह है दैट दिस इज एंडेमिक। एंडेमिक माने ये केवल यहीं ही मिलता है। अब जैसे हम लोग कुछ बात करते हैं जो इनके मलाबार टोड, तो वो केवल मलाबार यानी कि आप लोगों के केरला वाले रीजन में मिलेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें होती हैं एंडेमिक जो उसी एरिया में ही मिलती हैं, उसके आसपास अलावा बाहर कहीं नहीं मिलती। ठीक है, गेंजेटिक डॉल्फिन, अब नाम में क्या है, गंगा, अब वो गंगा में ही मिलती है या गंगा की ट्रिब्यूटरीज में मिलेगी, तो वो चीज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। राजस्थान गुजरात में मिलता है। स्मॉल पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी। अब इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी की चीजें की हुई है। नलिया ग्रासलैंड बनाई हुई है, और डेजर्ट नेशनल पार्क आप लोगों का राजस्थान में। अब जब अगर हम कभी फ्यूचर में नेशनल पार्क वगैरह करते हैं, सो देन विल सी जितने भी आप लोगों के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, अभी के लिए जितने जितने न्यूज में यहाँ दिखते जा रहे हैं वो याद करने पड़ेंगे। कि डेजर्ट नेशनल पार्क ये तो तुक्का भी मार सकते हो भाई, राजस्थान में ही होगा। ठीक है, अब नलिया ग्रासलैंड का है आप लोगों की, ये है आप लोगों की, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये है आप लोगों की गुजरात में। ठीक है, दिस इज इन गुजरात। नाउ वी हैव डन टू थिंग्स, डेजर्ट नेशनल पार्क कर लिया, नलिया ग्रासलैंड कर लिया। नेक्स्ट अप, ग्रेट इंडियन बस्टर का कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है। अब कंजर्वेशन के लिए ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, राजस्थान में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं हम लोग, नेशनल ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, जैसलमेर में। उसके बाद में ये सब ये काम का नहीं है। अब थ्रेट्स क्या होंगे, वही एंटेंगलमेंट विद द पावर लाइन, ये आ गया ना, पेस्टिसाइड प्रिडेशन काम का नहीं है। क्रिटिकली एंडेंजर बहुत काम का है। एंड ये ठीक है, एंड नाउ दिस इज अमंग द 22 स्पीशीज अंडर द स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। तो इंडियन गवर्नमेंट का एक स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है, जिसके अंदर की 22 स्पीशीज है आप लोगों की। ठीक है, उसके अंदर से दो स्पीशीज बस्टर्ड की हैं, एक लेक्सर फ्लोरिकन, एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, अब ये दिस इज ओमनिवोरस बर्ड, बाकी कुछ खास काम का नहीं है। अब इसने कहा हुआ है कि मेल्स हैव अ गुलर पाउच टू फिल एयर एंड एक्सेल विद द ग्रेट हमिंग साउंड टू अट्रैक्ट फीमेल्स। मेल्स प्ले नो रोल इन द इंक्यूबेशन एंड द केयर ऑफ यंग, राइट। ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट एज सच। अब ये थी वो न्यूज की सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है किसके ऊपर, ये
पावर लाइंस पे। तो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइड इट्स अर्लियर ऑर्डर रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन सेटिंग अप ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो उन्होंने वो जो पहले ब्लैंकेट डायरेक्शन थी कि अंडरग्राउंडिंग हाई वोल्टेज होनी चाहिए, ठीक है, वो पूरे मतलब वो एक ब्लैंकेट बैन था, उसको हटा दिया और अभी क्या है, एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। ये इस केस पे कुछ नहीं आएगा, इस केस की वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज इन न्यूज, दैट इज वाई इट शैल कम इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क, नलिया ग्रासलैंड, की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को आ जाएगा कंजर्वेशन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को भी लगभग 50 साल फिनिश हो चुके हैं। ये कब शुरू होता है? 1975 में। तो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कहाँ होता है? उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क में। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क इज इंपॉर्टेंट फॉर टू थिंग्स। एक तो ये क्रोकोडाइल के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा आप लोगों के जो ओलिव रिडली टर्टल्स, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ओलिव रिडली टर्टल्स। ये असिस्टेंस किस किस की थी क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में? यूएनडीपी प्लस यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ने मिलकर इनकी हेल्प की थी और ये क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया था। अब यहाँ देख लीजिए, रामसर साइट है, ओडिशा में है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम। अब इंडिया में लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम कोई भी तुक्का मार सकता है, वो आप लोगों के सुंदरबंस, ठीक है। सुंदरबंस इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, अब ये चार आप लोगों की वो होती हैं स्ट्रीम्स, ठीक है, कैनाल्स बोल दो इनको या रिवर्स। ये रिवर्स कोई इतनी बड़ी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट थिंग बिंग, ये रिवर्स आप लोगों को इतना याद रखना है दैट दीज आप लोगों की एक तो ये अरेबियन सी सॉरी बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है, एक चीज ये याद रखो, दूसरा ये ओडिशा में है, ठीक है। तो ब्राह्मणी, बैतरणी, धमरा, पटसला, ये एक ही लाइन में है, ऐसे ही याद करनी है, बीबीडीपी, ठीक है। ब्राह्मणी, बैतरणी, धमरा, पटसला, ये सारी की सारी रिवर्स हैं कहाँ पे? आप लोगों की ओडिशा में। उसके बाद है होम टू लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल की मैक्सिमम हम लोगों को कहाँ मिलते हैं? वो भी यही मिलते हैं। नेक्स्ट इज योर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल आर लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीशीज ऑफ द वर्टिब्रेट क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर वन सोल्ट वाटर स्पीशीज, क्रोकोडाइल मेनली कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर स्वैम्प्स में, लेक्स में या रिवर्स में रहते हैं। ये नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल माने जो रात में एक्टिव होते हैं। अगला है पोइकिलोथर्मिक। देखो जहां पे भी थर्मिक आ जाए वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। टर्म वो टेम्परेचर से ही रिलेटेड होगा, चाहे वो साइंटिफिक टर्म हो कोई भी टर्म, थर्मिक रिलेटेड विद टेम्परेचर। तो ये अपना रेगुलेट, ये अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो केवल एक लिमिटेड डिग्री तक ही रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वो पढ़ते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड एनिमल्स, राइट। तो कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? जो कि अपनी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। वार्म ब्लडेड क्या होते हैं? जैसे ह्यूमंस हैं, हम लोग अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम सियाचिन में चले जाएं तो हमारा बर्फ, हमारा जो ब्लड है वो जम थोड़ी जाएगा, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड वो नहीं कर सकते, राइट। तो मैक्सिमम ऑफ योर रेप्टाइल्स, ये तो यार नॉर्मल 6 7 क्लास की बात है कि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो जनरलाइज बिल्कुल नहीं कर सकता मैं, बट ये मैक्सिमम टाइम रेप्टाइल्स यही होते हैं। तो ये क्या है? ये पोइकिलोथर्मिक है। पोइकिलोथर्मिक को आप लोग कोल्ड ब्लडेड भी कह सकते हो। तो ऐसा देयर इज नो मच वास्ट डिफरेंस है नहीं। दूसरी चीज है घड़ियाल। अब घड़ियाल को हम लोग क्रोकोडाइल से कंफ्यूज करते हैं, बट घड़ियाल इज अ सब स्पीशी ऑफ क्रोकोडाइल्स, ठीक है। तो घड़ियाल क्या है? इंडिया में क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब जो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो अब तक हम लोगों ने इंडिया में क्या देखे हैं? लेसर फ्लोरिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और तीसरे नंबर पे घड़ियाल। अब घड़ियाल क्यों बोलते हैं? यहाँ देखो, इसकी ये जो चोंच है, यहाँ पे एक घड़ा बना होता है, राइट। सो वो बल्बुअस सा एक नोब होता है, दैट इज वाई इसको ये बोलते हैं हम लोग। ये कहाँ मिलता है? ये फ्रेश वाटर, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में मिलता है। चंबल, गिरवा, घाघरा, सोन, गंडक, ठीक है। ये इसकी मेन, ये इन एरियाज में मिल सकता है आप लोगों को। यदि आप इससे मिलना चाहें तो आप चंबल वगैरह में जा सकते हो। और इसका जो इसके लिए जो हम लोगों ने कंजर्वेशन सेंटर बनाया है वो कहाँ बनाया हुआ है? चंबल रिवर में, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फंगा। अब ये बोला है यूनाइटेड नेशन फंगी फाउंडेशन थ्रू यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी, उसने बोला है कि आप लोग जब भी फ्लोरा और फोना की बात करते हो, ठीक है, हम लोग हमेशा कहते हैं दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना। तो जब भी आप फ्लोरा और फोना बोल रहे हो तब साथ साथ फंगा भी बोलो, राइट। क्योंकि फ्लोरा माने आप लोगों का प्लांट वाला किंगडम, होना माने आप लोगों का एनिमल वाला किंगडम। तो फंगा इन दोनों से अलग है, ठीक है, ये इन दोनों में ही नहीं आते, लेकिन इनका कंजर्वेशन करना आवश्यक है यूएन बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से। तो इसके लिए उसने बस ये चीज बोली है, कुछ काम का नहीं है। अब आ जाओ आर एच विटिकर। आर एच विटिकर ने 5 किंगडम दिए थे, ठीक है। दे ही गेव द 5 किंगडम्स, कि जितनी भी लाइफ है उसको आप 5 किंगडम्स में डिवाइड कर सकते हो। दीज आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंगा, प्लांटेई,
एनिमेलिया। अब इंडिया कह रहा हूं मैं, हम ह्यूमंस किसका पार्ट है भाई? एनिमेलिया का, राइट। प्लांटे में आप लोगों के प्लांट्स आ गए, तो ये फ्लोरा और फौना हो गया। बट फंगा, फंगा की हम लोग बात नहीं करते हैं। अच्छा, ये मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है, ये दोनों जो है ये बहुत मतलब वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। फंगा ऑन द अदर हैंड आर वेरी यूजफुल फॉर अस। तो अब हमें केवल इतना याद रखना है कि फंगाई इज अ एसेंशियली एक किंगडम है, जो कि एक सेपरेट किंगडम है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहां देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम ट्रॉपिकल टेम्परेट टू आर्कटिक, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक, यानी कि हर जगह सर्व विद्यमान सर्वव्यापी ये चीज है फंगाई। दैट इज वाई ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट वी हैव टू रिमेंबर, ये इसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। केवल इतना ही हम लोगों को इसमें करना है। अच्छा, ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं, ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फंगाई इन इटसेल्फ एक किंगडम है, अब खुद में ये किंगडम है, तो उसमें छोटे से छोटा भी है, बड़ी से बड़ी भी है, ठीक है। हर जगह मिलते हैं, सर्वव्याप्त है, ट्रॉपिकल टेम्परेट आर्कटिक टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक हर जगह। अच्छा, इसके बाद इसकी सेल वॉल जो होती है वो चिटिन की बनी होती है, ये याद रखना पड़ेगा। हमारे पास सेल वॉल यदि हम लोग नॉर्मल प्लांट सेल में देखें, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। एंड जो नॉर्मल जैसे ह्यूमन सेल हो गया, उसके अंदर तो सेल वॉल होती ही नहीं है, राइट। उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये सब आप लोगों का साइंस वाला सेगमेंट है, बट ठीक है। तो हम लोगों ने बस याद क्या करना है भाई, सेल वॉल जो है वो चिटिन की बनी हुई है, बात ही खत्म। उसके बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या है इसका? हेटेरोट्रोफिक। सी, हेटेरोट्रोफिक इज जो दूसरे से न्यूट्रिशन ले। ऑटोट्रोफिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब जो प्लांट्स है वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? वो खुद ही न्यूट्रिशन बना रहे हैं, राइट। लेकिन हम प्लांट्स को खा के या एनिमल्स को खा के दूसरे से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। दूसरी तरफ एनिमल एनिमल अगर प्लांट को खा रहा है, तब भी वो दूसरे से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, दैट इज वाई इट इज हेटेरोट्रोफिक। लेकिन इसको हम लोग सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं। सेप्रोफाइटिक हम लोग तब वर्ड यूज करते हैं जब हम लोग किसी सड़ी गली या पुरानी चीज से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। देखो, फंगाई को अगर इमेजिन करते हैं ना, तो एक ब्रेड लो, उसको 10 दिन तक बाहर छोड़ दो, तो उसके ऊपर वो जो व्हाइट व्हाइट सी परत है वो फंगाई है, ठीक है। तो वो सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, यानी कि ये दूसरे ने जो बनाया हुआ है उसी से ही अपना वो लेते हैं खाना, ठीक है। तो ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है, ठीक है, और यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है। इसके टिश्यूज जो है वो लूज हैं, ये काम का नहीं है हमारे। अब इसके फायदे क्या है भाई? सिग्निफिकेंस क्या है? सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज माइकोराइजिया। माइकोराइजिया क्या बोलते हैं आप? एक फंगी और एक प्लांट की एसोसिएशन। जब एक फंगी और प्लांट की एसोसिएशन होती है ना, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट। अब ये रिलेशनशिप्स आप लोग अपने बेसिक्स में करते ही हो, राइट। कमेंसिबलिज्म, अमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, वो सारी चीजें, ठीक है। तो उनके बीच की जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जो फंगाई और प्लांट, जिसमें दोनों को फायदा होता है, ठीक है। फंगाई उससे उसको प्रोटेक्शन दे देता है, उससे थोड़ा बहुत खाना ले लेता है, तो उसको आप लोग बोलते हैं माइक्रोराइजिया। अब इससे इससे फायदा क्या होता है भाई? प्लांट की लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये उसकी सिग्निफिकेंस हो गई। कार्बन रिजर्वोयर्स, ये कार्बन को स्टोर करते हैं, तो ये कार्बन रिजर्वोयर्स हैं। डीकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, डीकम्पोजिंग में ये हेल्प करते हैं। माइक्रो रेमेडिएशन, माइक्रो रेमेडिएशन का मतलब क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ द कंटेमिनेंट सच एज प्लास्टिक्स, तो उसके अंदर भी ये काम आते हैं। नेक्स्ट इज योर, देखो माइको वर्ड कहीं भी यूज आए, ठीक है। कुछ ऐसी बीमारियां भी होते हैं, उनके अंदर ना माइको वर्ड आता है, या फिर एक कैंडिडा वर्ड, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, ये दोनों फंगी से रिलेटेड है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज योर मेडिसिन। अब मेडिसिन में भी ये काम, जो पेंसिलिन है आप लोगों का एंटीबायोटिक, या फिर ये याद नहीं करना, पेंसिलिन इज अ कॉमन वन दैट, इसीलिए हम याद करेंगे, तो उसके अंदर फंगी यूज होता है। उसके बाद आ जाओ, आईयूसीएन का स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, फंगल कंजर्वेशन कमिटी है एक। उसके बाद है ग्लोबल फंगल रेड लिस्ट इनिशिएटिव। रेड लिस्ट में क्या होगा? वही चीज जो आईयूसीएन रोनर होता है कि भाई ये हमारी जो स्पीशीज है, इनको हमें बचाना चाहिए, तो उनको हम बचाने की कोशिश करेंगे। तो वही चीज ये फंगाई के लिए करता है, ठीक है। अब चिली इज द ओनली कंट्री दैट कंसिडर्ड फंगाई इन इट्स लॉ फॉर कंजर्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये आगे ये देख लीजिए, ये इनके किंगडम है, प्लांटे, एनिमेलिया, फंगाई। अब इसका एग्जांपल है एल्गे फ्लावर ट्रीज, इनसेक्ट रेप्टाइल मैमल्स, मशरूम्स, मोल्ड्स और यीस्ट। तो ये याद रखो, जो मोल्ड्स होते हैं या यीस्ट होते हैं, ये भी आप लोगों के फंगा होते हैं। अब ये कैसे इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? थ्रू स्पोर्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे इकोसिस्टम में ये डीकंपोजर का रोल प्ले करते हैं, राइट। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, राइट। तो डीकंपोज करना वो सेप्रोफाइट्स ही है, कि जो सड़े गली चीज है, जो खराब चीज है, उससे अपना पोषण लेते हैं।
नेक्स्ट जो है आप लोगों का टॉपिक वो है आप लोगों का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। देखो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, हम लोगों नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं सबसे छोटे लेवल पे, नेशनल पार्क होते हैं जिसको नेशनली हम लोगों ने लॉ में वो दिया। बायोस्फीयर रिजर्व इज अ बिगर थिंग, ठीक है। ये फिलोसॉफिकल लेवल पे समझो, बायोस्फीयर क्या है भाई, हमारे लैंड एयर वाटर जहां मीट करते हैं, जो विच मेक्स लाइफ पॉसिबल, तो हमें बायोस्फीयर, हमें उस लाइफ को बचाना है, राइट। तो अब बायोस्फीयर में आप लोगों का लैंड एयर वाटर सॉइल, वहां पे रहने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहां पे रहने वाली ह्यूमन, इफ ह्यूमंस आर लिविंग देयर, वहां पे रहने वाली आप लोगों की कोई भी ये मेडिसिनल प्लांट्स है, जो भी है, उस हर चीज का कंजर्वेशन करना, वो बायोस्फीयर रिजर्व का काम है, ठीक है। अब यूनेस्को ने 11 नई बायोस्फीयर रिजर्व कोलंबिया वगैरह से मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में डाल दिए। ये हमारे काम का है बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ ये समझना है कि इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18 है इंडिया, और सो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है 18, और उसमें से यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में कितने हैं, उसमें से इस प्रोग्राम में है लगभग 12, ठीक है, इंडिया के। तो उतना याद रखना है। अब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ये कब लॉन्च करते हैं, 1971 में, इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है ये, ठीक है। आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, 12 आर अंडर इट। नीलगिरी वाज द फर्स्ट वन। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ होगा, ये देख लो, ये नीलगिरी आप लोगों के यहाँ नीलगिरी पहाड़ है, ठीक है। तो इसी एरिया में नीलगिरी विच लाइज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बेसिकली, यहाँ से कर्नाटक, केरल, और ये आप लोगों का तमिलनाडु, इन तीनों के कॉन्फ्लुएंस के आसपास नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड। अब एक बायोस्फीयर रिजर्व में प्लीज रिमेंबर देयर कुड बी मेनी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ सकते हैं उस रीजन में, ठीक है। इट इज अ वेरी ब्रॉड रीजन। अब समझो बायोस्फीयर रिजर्व ये क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन। अब मैंने आप लोगों को इन सिटू एक्स सिटू समझा दिया है। आई डू नॉट थिंक कि उसमें इशू होना चाहिए। इन सिटू माने जहां पे वो नेचुरली एक एक स्पीशीज है, वहीं पे ही उसका कंजर्वेशन करना, ठीक है। दूसरी तरफ होता है एक्स सिटू, ठीक है। अब देखिए, एरियाज रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स, टेरेस्ट्रियल, कोस्टल, मरीन, हर जगह हो सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व आप लोगों के। इसमें 3 जोन्स होते हैं। एक होता है कोर जोन, कोर एरिया इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन। वहां पे अब रूल्स बहुत ज्यादा तगड़े होंगे, जैसे कि वहां पे कोई एंट्री नहीं है ह्यूमंस के लिए, वहां पे भाई खुदाई नहीं करोगे, माइनिंग नहीं करोगे, वहां पे आप लोग पेड़ नहीं काट सकते, ये सब चीजें। बफर जोन क्या होता है, बफर जोन में आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती है, ठीक है। ट्रांजिशन जोन में कम्युनिटीज भी रहती हैं, और वहां पे भी इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर वगैरह भी अलाउ कर देंगे जैसे, ठीक है। तो ये उसके 3 मेन जोन्स होते हैं। अब आ जाएंगे आप लोग बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ये याद करने हैं, बिल्कुल याद करने हैं, ठीक है। अब याद करिए, देखो किस किस जगह पे हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको याद, कि इफ यू सी कि टोटल 18 ही है, तो कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अब आप लोगों का कौन से हैं, यहाँ देख लो इधर से। सो कोल्ड डेजर्ट इज इन हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी इज इन उत्तराखंड, कच्छ इज इन गुजरात, ठीक है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज इन मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी इज इन मध्य प्रदेश, अचानकमर, अमरकंटक, अमरकंटक से आप लोगों की कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा। नीलगिरी कहाँ है, ये देख लो, ये इन तीनों के कॉन्फ्लुएंस पे, ये आप लोगों का नीलगिरी है। अगस्त्य मलाई इज द सदर्न मोस्ट, ठीक है। तो इंडिया से सदर्न मोस्ट ये है। गल्फ ऑफ मन्नर यहाँ है लगभग, ठीक है। दिस इज योर तमिलनाडु। ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार वाला जो है, दिस इज ऑल्सो इन यू, ठीक है। जब से हम लोगों ने वो ग्रेट निकोबार के लिए वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, नीति आयोग वाला। उसके बाद है शेषाचलम हिल्स इज इन आंध्र प्रदेश, सिमलीपाल इज इन ओडिशा, सुंदरबन सभी को पता है वेस्ट बंगाल, नोक्रेक मेघालय, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू साइखोवा आसाम, मानस आसम, एंड ये कंचनजंगा का ही वहां का लोकल नाम है, लेकिन कंचनजंगा के लिए तो ये है सिक्किम में। तो ये जो है ये 18 के करीब हम लोगों ने कर लिए। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, ठीक है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया, बट उसमें से 12 ऐसे हैं जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में है, ठीक है। अब ये चीज याद कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट ठीक है। सो नंदा देवी इज वन, कच्छ छोड़ दो, पन्ना, पंचमढ़ी, अचानकमर, अमरकंटक, यानी कि इस एरिया वाले तीनों को। नीलगिरी भी है, अगस्त्यमलाई भी है, गल्फ ऑफ मन्नर भी है, ये वाले भी सारे हैं। सिमलीपाल भी है, ठीक है। शेषाचलम नहीं है, ग्रेट निकोबार है, नोकरेक है, ठीक है। सुंदरबन भी है, डिब्रू साइखोवा नहीं है, दियांग दिबांग भी नहीं है, मानस नहीं है, एंड ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा इज ऑल्सो अ यूनेस्को, ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच इज मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि नेचुरल भी प्लस कल्चरल भी, ठीक है। ये अकेली ऐसी साइट है जो मिक्स नेचुरल साइट है इंडिया में।
अब देखो यूनेस्को की 7 जो ऐसी हैं नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे पास, एक ये है, ये कंचनजंगा है। तो ये 7 कौन सी हैं? वेस्टर्न घाट्स। अब जैसे वेस्टर्न घाट्स क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है लेकिन केवल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। काजीरंगा, काजीरंगा भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। असल में है क्या, अब जैसे ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर काजीरंगा वाले वगैरह आ गए हैं, ठीक है। फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कियोलादेव नेशनल पार्क, दिस इज इन योर राजस्थान। ग्रेट हिमालयन आप लोगों का है हिमाचल। वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, पूरे वेस्टर्न घाट्स का रीजन। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये क्या है? उत्तराखंड है। मानस, मानस क्या है आप लोगों का? आसाम, ठीक है। और सुंदरबन हो गया ये। तो ये आप लोगों की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नाउ दिस इज नाउ अप टू यू, ये चीज आप लोगों को कैसे याद करनी है। रामसर साइट क्या होता है? रामसर साइट आ रही है और वेटलैंड्स, ठीक है। अब आ जाओ इको सेंसिटिव एरियाज में, ये क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कस्तूरी रंगन कमेटी, ये किस चीज से रिलेटेड है? अच्छा, एक तो है हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए जो कमेटी थी, जो 2020 में, वो भी कस्तूरी रंगन कमेटी थी, ठीक है। याद रखना है। यहाँ पे कस्तूरी रंगन कमेटी की कौन सी वाली है? जो इको सेंसिटिव एरियाज के लिए। अब देखो, कस्तूरी रंगन कमेटी ने बोला था कि 37% के करीब एरिया जो वेस्टर्न घाट्स का है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो। अब अगर उसको मैंने इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया, देन वहां पे मुझे क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन कम करना पड़ेगा, माइनिंग वगैरह कम करना पड़ेगा, लाइसेंसेस वगैरह का राज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा? ऑब्वियसली आप लोगों का जो बिजनेस एक्टिविटी होगी वो हैम्पर होगी, ठीक है। लेकिन अब ये इस वाली जो इस पूरी रिपोर्ट, ये पूरी रिपोर्ट है, इसको कर्नाटक गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया कि हम इसको नहीं मानने वाले हैं। तो इको सेंसिटिव एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आता है? वो आप लोगों का आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 से। दिस इज द ओनली, मतलब दिस इज नॉट द ओनली इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, लेकिन इस इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन में यू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ऑल रेजिडुअल पावर्स हैं, यानी कि कभी हमें फ्यूचर में कोई भी इन्वायरमेंट वाली चीज पे लो बनाना पड़े, कुछ भी नई चीज घटना बढ़ जाती है, तो हमें कुछ और लो की जरूरत ही नहीं है। इट गिव्स ऑल द रेजिडुअरी पावर्स इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दैट इज वाई ये जो लो है ये इंपॉर्टेंट है। ओवर टाइम हम लोग जो भी चीजें करते हैं इन्वायरमेंट के केस में, कुछ भी नई चीज हो रही है वो हम इसी के अंडर रेगुलेट करते हैं। अब जैसे जेनेटिक, आप लोगों के ये जेनेटिक क्रॉप्स आई धीरे धीरे, तो हम लोगों ने उसको भी इसी के अंडर करना शुरू किया, ठीक है। जो आप जेनेटिक ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी पढ़ते हो, है ना, तो वो भी इसी के अंडर कॉन्स्टिट्यूट होती है। नेक्स्ट, इको सेंसिटिव एरियाज आर द एरियाज एंड जोन्स जहाँ पे की इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिनकी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट, और उसको कंजर्व करना चाहिए। अब ये हम लोग नोटिफाई कहाँ करते हैं? इसके अंदर। हमें क्यों करना है ये? उसकी डिग्रेडेशन ना होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वहां पे जो एरिया है वो रेगुलेट किया जा सके। अब ESZ गाइडलाइन में कुछ एक्टिविटी होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं, माइनिंग, इंडस्ट्रीज जो कि पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, वो कुछ चीजें होती हैं जो रेगुलेटेड होते हैं, यानी कि इनको रेगुलेट करते हो आप। होटल रिजोर्ट स्टैब्लिश कर सकते हो लेकिन किस हद तक और कैसे? या फेलिंग ऑफ ट्रीज वो अलाउड है बट कम। उसके बाद कुछ चीजें होंगी जो परमिटेड होंगी, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर हो रहा है या हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस लोकल कम्युनिटीज करनी है, डेयरी फार्मिंग, उस चीज में कोई इशू नहीं है। तो ESZ में हम लोगों के पास ये सारी चीजें होती हैं। अब आ जाएंगे वेस्टर्न घाट्स पे। अब ये देखो, ये आप लोगों के हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, इस एरिया में। यहाँ पे आप लोगों ने अभी तक हम लोगों ने नीलगिरी रिजर्व पढ़ लिया है, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट्स में के अंदर अब पासिस हैं। पासिस माने, अब जैसे यहाँ हमारे पास नॉर्थ में कराकोरम पास है, ठीक है। तो वहां से कराकोरम पास क्या था कि इस तरीके से एंट्री के लिए कि दो इस तरफ भी पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है, उनके बीच में एक पास है। तो इसी तरीके से इसके बीच में भी ना कहीं कहीं से आप लोगों को पास मिलते हैं। सो वो पासिस हैं, जैसे एक तो है पाल घाट गैप, राइट। पाल घाट गैप आप लोगों का है इस एरिया में, बिल्कुल। ये आप लोगों को कर्नाटक को, सॉरी, नॉट कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है। वो आप लोगों का पाल घाट गैप या पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं इसको। उसके बाद है थाल घाट। थाल घाट है मुंबई और नासिक को कनेक्ट करता है, ठीक है। और भोर घाट किस किस को कनेक्ट करता है? मुंबई और पुणे को। अच्छा, अब जो इनकी एलिवेशन है, एलिवेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर व्हाट? माउंटेन्स है ये। एंड दिस इज योर, यहाँ से क्या है? यहाँ से हम लोगों की सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन है, ठीक है। ये सब आप लोगों के अब ज्योग्राफी वाली चीज हो गई, राइट। तो ये अब ये जो इनकी हाइट है वो नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ती है, यानी कि यहाँ छोटे 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 पहाड़ है, यहाँ सबसे बड़ी पहाड़ है, ठीक है। तो अनाईमुड़ी पीक जो है, जो इधर की हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की, वो कहाँ है? वो यहाँ पे है, ठीक है, आप लोगों के केरल में। अब देखिए, अब इधर 4 टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, सेमी एवरग्रीन, ठीक है,
मोइस्ट डिसिडुअस एंड ड्राई डिसिडुअस, ये चार टाइप के हम लोगों को यहाँ पे फॉरेस्ट मिलते हैं। रिच इन आयरन, मैंगनीज, बॉक्साइट ओर्स। बॉक्साइट ओर्स किस चीज की होती है? एल्यूमिनियम की। बाकी तो मैंगनीज से मैंगनीज, आयरन से आयरन, ठीक है। रीजनल नेम्स क्या, इसको इसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग? सह्याद्री बोलते हैं और नीलगिरी हिल्स बोलते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु में। अनामलाई हिल्स एंड कैराडमम हिल्स इन केरला एंड तमिलनाडु। इट इज वन ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दैट वर्ल्ड के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, उसके अंदर ये भी एक है, ठीक है। कवर 6% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द इंडिया विद मोर देन 30%, ये काम का नहीं है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ये है, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने पीछे किया था। अब यहाँ की एंडेमिक स्पीशीज यानी कि जो यही मिलती है और कहीं नहीं मिलती, दिस इज योर लायन टेल्ड मकाक, ठीक है। ये एक बंदर से की प्रजाति होती है, लायन टेल्ड मकाक, वो है। और और नीलगिरी ताहर, ठीक है। ये जो दोनों है, ये आप लोगों की एंडेमिक स्पीशीज है यहाँ की। अच्छा, इसके अलावा एक वेस्टर्न घाट्स पे इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल बनता है 2011 में, वो था माधव गाडगिल कमेटी, ठीक है। उसने भी रिकमेंड किया था कि हम लोगों को क्या करना है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया रिकमेंड करना है 3 तरीके से, ESZ 1, 2, 3। उसके अलावा बाद में बनता है हाई लेवल वर्किंग ग्रुप, दिस वाज के कस्तूरी रंगन, जिसने बताया कि कलर कोडिंग करनी चाहिए हमें इंडस्ट्रीज के लिए, कि कितनी अलाउड है कितनी नहीं अलाउड है। उसके बाद ये ब्रह्मगिरी हिल्स केव्स है। ब्रह्मगिरी कहाँ है आप लोगों की? गिरी माने पर्वत, तो ब्रह्मगिरी हिल है कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, दिस इज योर इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। अब ये जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, यानी कि बहुत सारी गवर्नमेंट है इसके अंदर। अब इसको क्या मिला है? ब्लू प्लेनेट प्राइज मिला है। कौन देता है ये प्राइज? जापान बेस्ड असाही ग्लास फाउंडेशन देती है। याद केवल इतना रखना चाहिए कि ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, IPBES। ये इंटर गवर्नमेंटल है, 2012 में बना है, ठीक है। बोन में इसका सेक्रेटेरिएट है, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, दिस इज अ स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि यूनियन भी पैसा देगा और स्टेट भी पैसा देंगे। अम्ब्रेला स्कीम है, यानी कि इसके अंडर आपकी जितनी भी बाकी स्कीम है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये जितनी भी स्कीम्स है, ये सारी इसी के अंडर आ जाएंगी, ठीक है। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब इसके अंदर हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया को सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह, काम का चीज नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ये किस एक्ट के अंदर आप लोग बनाते हो? अब ये थजा का पंचायत ने बनाया, ये काम का नहीं है, बट आप लोगों के पास एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंडर एक नेशनल लेवल पे बॉडी होते हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। स्टेट लेवल पे होते हैं स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एंड लोकल लेवल पे होती है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो ये जो कमेटी होती है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, दिस इज देयर फॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। और ये कमेटी जो है, ये आप लोगों का पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाएगी, कि जैसे मान लीजिए ये मेरा पंचायत का एरिया है, तो मैं इसके अंदर देखूंगा कि मेरी कितनी बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और मैं उसकी पूरी लिस्ट बनाऊंगा, और इसको मैंने कहाँ पे, हर जगह अवेलेबल करवाऊंगा। तो अब कल को कोई भी बाहर से कंपनी आती है और वो इस बायोडाइवर्सिटी का फायदा उठा रही है, तो वो इसमें से कुछ फायदा किसको मिलेगा? हमारी लोकल कम्युनिटी को भी मिलेगा। दैट इज द होल पर्पस बिहाइंड मेंटेनिंग सच ए रजिस्टर। उसके बाद है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी देते हैं, ये इंडिया को हमेशा कम रैंक देता है, इसलिए क्वेश्चन में ये पूछेंगे। इसमें 776 आया इंडिया का रैंक, 180। दूसरी तरफ एक और स्कीम होती है, एक और इंडेक्स है, जो कि जर्मन वॉच पब्लिश करते हैं। वहां पे इंडिया यूजुअली चौथा पांचवा छठे नंबर पे रहता है, ठीक है। वो ये फिर भी पूछ लेंगे यूपीएससी वाले, ये वाला नहीं पूछेंगे। अच्छा, नेशनल कंजर्वेशन इंडेक्स, ये भी कुछ खास काम किसी का नहीं है, गोल्डमैन ये कोई इंस्टीट्यूट है उसने रिलीज किया है, ठीक है। इसमें भी इंडिया का क्या है रैंक? 176 ही है। अब आ जाएंगे कैमल्स पे। देखो, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। 2023 जो 22-24 को ये किया है, और 23 जो था हमारा, वो क्या था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, ठीक है। तो अब ये कैमेलिड्स वाला जो है, ये इंपॉर्टेंट है। कैमेलिड्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है आप लोगों का अरेबियन कैमल, ठीक है। अरेबियन माने वो जो अरब में मिलेगा, अरब कहाँ? सऊदी वगैरह, तो वहां गर्मी है ज्यादा, तो वो क्या, वो हो गए हॉट एरिया में। दूसरे होते हैं बैक्टीरियन, बैक्टीरिया, ग्रीको बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आप लोगों का यहाँ ऊपर सेंट्रल एशिया में, वहां पे क्या होते हैं? ठंड ज्यादा होती है, तो ये आप लोगों के कोल्ड वाले होते हैं। अब जो कोल्ड वाले होंगे, उनके दो हम्प होते हैं, हम्प माने ये कुबड़, ठीक है। एंड जो ये अरेबियन होते हैं, इसके सिंगल हम्प होता है। नाउ ये हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। अब इंडिया में कैमल का क्या है? दिस इज अ स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान। उसके बाद है खरई कैमल। जो खरई कैमल है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक स्विम कर सकता है टू ईट द मैनग्रोव, ये कच्छ में मिलता है, ठीक है। बैक्ट्रियन कैमल जो हम लोगों को मिलते हैं, वो लद्दाख के नुब्रा वैली में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि लद्दाख जो है वो हमारा कोल्ड डेजर्ट है इंडिया का, ठीक है। तो कोल्ड में बैक्ट्रियन कैमल मिलेंगे। और ये डोरमिडरी या अरेबियन कैमल जो है,
तो ये जो लद्दाख में आप लोगों को मिलेगा इसके क्या होंगे, डबल हम्प होंगे। और डॉर्मिटरी कैमल जो आप लोगों को हॉट डेजर्ट में मिलेगा वो कहाँ, ऑब्वियसली राजस्थान गुजरात में मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसने और टाइप दिए हुए हैं, लामा, अल्पका, अल्पका, ये सारे आप लोगों के वहां के हैं, फिर कोई लैटिन अमेरिका के या अफ्रीकन स्पीशीज हैं, ये हमें नहीं करना। उसके बाद आ जाएंगे 1.2 पे, यहाँ पे अब फॉरेस्ट की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन रेड, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसने एक स्कीम वो निकाली है, रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हमारे काम की नहीं है। यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है, ये है यूएन रेड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी स्कीम और ये रिपोर्ट हमारे काम की नहीं है। अब ये यूएन रेड क्या है, दिस इज बेसिकली यूएन की नॉलेज और एडवाइजरी प्रोग्राम है फॉरेस्ट के लिए और क्लाइमेट के लिए। ये किस किसने मिलके इस्टेब्लिश किया है, 2008 में इसको लॉन्च करते हैं, ठीक है। टेक्निकल एक्सपर्टीज यहाँ कौन कौन देगा, देखो फॉरेस्ट की बात है, तो फॉरेस्ट के लिए हमारे पास इन्वायरमेंट प्रोग्राम आ जाएगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम आ जाएगा और एफएओ आ जाएगा। यहाँ पे 65 कंट्रीज हैं जो पार्टनर है इसकी, इंडिया भी उसमें। रेड प्लस क्या है, अब ये क्या है, द फ्रेमवर्क इज कॉमनली रेफर टू एज वॉर्सो फ्रेमवर्क फॉर रेड, अडॉप्टेड एट द 19th सेशन ऑफ कोप 19 यूएनएफसीसीसी। ये क्या आप लोगों का क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, ये आप लोग चैप्टर 2 में अभी करेंगे हम इस लोग को, ठीक है। तो रेड प्लस गोज बियॉन्ड सिंपली डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन टू इंक्लूड द रोल ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें देखता है, ठीक है। तो रेड प्लस क्या है, रेड से थोड़ा सा और आगे बढ़ती है, केवल कंजर्वेशन नहीं, उसको मैनेजमेंट भी, ठीक है, ये सब चीजें। इतना कुछ खास ये काम का है नहीं, बस इतना याद कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ यूएन ऑर्गेनाइजेशन कि ये किस किसने मिलकर बनाया है, और ये रिकमेंडेटरी है, एडवाइजरी है, कुछ खास इसकी वैल्यू है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अप इज योर इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड न्यू, ठीक है। देखो एक 19 सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट क्या है, ये भी है एक यूनाइटेड नेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान भी है फॉरेस्ट का, वो 2017 से 30 तक के लिए है, ठीक है। दिस वाज अ स्पेशल सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फोरम जो कि 2017 में हुआ, उसके अंदर इन्होंने 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल किया। अब ये 6 के 6 गोल हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बट देखो सिंपल है कि भाई फॉरेस्ट कवर को खत्म कर दो, फॉरेस्ट बेनिफिट और लाइवलीहुड बढ़ाओ, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, मोबिलाइज करेंगे रिसोर्सेज को, इंक्लूसिव फॉरेस्ट की गवर्नेंस बढ़िया होनी चाहिए, कोऑपरेट करेंगे, तो इसमें कुछ मुश्किल है नहीं। बट ये लाया कौन है, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसने की टेकअवेज क्या है कि हम लोग ऑफ ट्रैक चल रहे हैं, ये वापस से रिफर्म कर दिया कि हम मानेंगे कि कुछ खास काम नहीं है। अब यहाँ पे ये आ जाएंगे कि इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये जो 19 सेशन था यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट फोरम का, ये किसके अंडर होता है, ये होता है इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट। नाउ सी दिस इज योर 2000 में ये स्टैब्लिश होता है, 2000 में। पहले क्या था, एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट था, अभी जैसे हमारे पास है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन बायोडाइवर्सिटी, वो तो है, अभी देखा ना हम लोगों ने 2012 में स्टैब्लिश हुआ जो पैनल में, ठीक है, वो तो हमारे पास अभी तक है। लेकिन इंटरनेट पहले इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉरेस्ट पे भी था, ठीक है, और इंटर गवर्नमेंटल फोरम भी था फॉरेस्ट पे। लेकिन एंड बाद में हम लोग अब 2000 में क्या बना देते हैं, इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट, ठीक है। और ये फिर क्या ऑर्गेनाइज करता है आप लोगों का, यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट। अब इसके 5 कंपोनेंट हैं, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश्ड इन 2000 एज अ फंक्शनल कमीशन ऑफ द यूएन इकोसोक। अब इकोसोक ये हम लोगों ने आईआर में किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आईआर की पीटी 365 हमारी हो चुकी है, इफ यू पीपल हैव नॉट वॉच दैट तो आप लोग इसी चैनल में उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये यूएन इकोसोक आप लोगों की वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गेनाइजेशंस में 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन, ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन जिसको कि यूएन चार्टर स्टैब्लिश करता है। तो अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो फोरम ऑन फॉरेस्ट है वो क्या है, वो एक फंक्शनल कमीशन है इसी का ही, इकोसोक का, ठीक है। अब इसने और क्या क्या चीजें लॉन्च किया, अब यहाँ देख लो, ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंसिंग, यूएन ट्रस्ट फंड, यूएनएफएफ सेक्रेटेरिएट, कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट। अब कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप है तो वही वॉलंटरी भी लोग आ जाएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ खास काम का दिखता नहीं है ये चीज। नेक्स्ट है आप लोगों का इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस। अब एक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट लॉन्च किया है इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस के ऊपर। अब ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। यस, सो दिस इज नॉट रेलेवेंट कि कोई रिपोर्ट है किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने किया, वो हमारे काम का नहीं होता। मैनग्रोव कंजर्वेशन पे आ जाएंगे अब। तो आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम ने इंडिकेट किया 50% ऑफ द इकोसिस्टम को करके कि उनको वल्नरेबल करना है, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। तो आईयूसीएन रेड लिस्ट ने असेस किए लगभग 36 रीजन्स अक्रॉस 44 कंट्रीज, नहीं है काम का। इट इज वन ऑफ द हेडलाइन इंडिकेटर्स अंडर द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आप लोगों का 2022 में होता है, एंड दिस इज अंडर योर सीबीडी कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
ठीक है। अब यहाँ क्या है, द मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑफ साउथ इंडिया, ये सारी इन्होंने अभी तक बस यही बताया कि इसने देखा क्या क्या है, किस किस चीज को इसने असेस किया है। उसके बाद है मैंग्रोव एंड इकोसिस्टम प्रोवाइड भी करते हैं वो लोग। अब वो इकोसिस्टम सर्विसेज तो हर एक चीज प्रोवाइड करती है, वेटलैंड्स भी प्रोवाइड करते हैं, फॉरेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, तो भाई ये भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पे कि ISFR 2023 जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रिलीज किया, उसके अंदर हमारा जो मैंग्रोव कवर है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ। ठीक है। इसके ऊपर हम लोग स्पेशल क्लास ले सकते हैं, ISFR, या फिर ये अभी तक ये अक्टूबर वाले इसमें है, तो आगे वाली PT 365 में ही ये बाकी देंगे, है ना। तो वहां पे हम लोग ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की पूरी डिटेल में करेंगे, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद मिष्टी मिष्टी स्कीम जो थी, ये हम लोगों ने ये हम लोगों ने लॉन्च की थी हमारे बजट में, कौन सी इसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर। तो मिष्टी को बस एसोसिएट किससे करोगे, मैनग्रोव से। उसके बाद है आप लोगों के मैजिकल मैनग्रोव कैंपेन, ये किसका है, WWF इंडिया का। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, बट जो उसकी इंडिया वाली ब्रांच है उसका। अब एक मैनग्रोव ब्रेक थ्रू था ये, वैसे अब ये पुराना हो चुका, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी दुनिया भर की कॉप हो चुकी है। ठीक है, ये 2022 की थी, अभी तो हमारी 2024 में अजरबैजान में COP 29 भी हो चुकी है। सो हम इतना पीछे वाला याद नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज योर फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी। अब फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी याद करना है दैट दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। ये अप्रूव करती है डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पज। तो अगर एक लैंड है उस पे फॉरेस्ट बने हुए हैं, ठीक है, तो उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए यदि यूज करना है, तो मुझे किसकी हेल्प, हेल्प नहीं सॉरी, किसकी रिकमेंडेशन चाहिएगी, ठीक है, किसका अप्रूवल चाहिएगा, वो चाहिएगा इस वाली अथॉरिटी का, एंड दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट है आप लोगों का फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव। अब ये देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये किसी कोरिया फॉरेस्ट सर्विस ने मिलकर CBD सेक्रेटेरिएट के साथ मिलकर बनाया है, राइट, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा, आईची टारगेट्स, इफ दे आस्क, आईची टारगेट्स किस चीज से रिलेटेड है, वो आप लोगों की CBD से रिलेटेड है। देखो क्या होता है, आईची टारगेट्स आप लोगों के 2012 से 2020 तक हम लोगों ने अचीव करे थे, हम लोगों ने इसमें से कुछ अचीव नहीं किया, राइट। सो दिस इज लाइक कि डेली टारगेट सेट करना और वो अचीव ना करना, और उससे अगले दिन के लिए और टारगेट सेट कर देना। तो हम लोगों ने वही किया। बाद में 2022 में हम लोगों ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया, ये भी CBD के अंडर था, ये भी CBD के अंडर था। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये चल रहा है, ये टारगेट्स हम लोगों को 2030 तक अचीव करना, वो भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो पाएंगे। उसके बाद है EU का नेशनल नेचर रिस्टोरेशन प्लान। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नेचर रिस्टोरेशन प्लान रिसेंटली इन न्यूज इज पास्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से, तो वो यूनेप बोल देगा, EU बोल देगा, OECD कंट्रीज बोल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये बस याद करने वाली चीज है। उसके बाद है EU का यूरोपियन ग्रीन डील, वो क्या है, वो नेट जीरो बोल रहे हैं 2050। अब देखो नेट जीरो के हमारे टारगेट्स क्या है, मोस्ट ऑफ द आप लोगों के EU और ये सारी कंट्रीज बोल रही है 2050 तक करेंगे हम। चाइना ने बोला है कि मैं 2060 तक नेट जीरो चला जाऊंगा, और इंडिया ने बोला है मैं 2070 तक नेट जीरो चला जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है यूरोपियन यूनियन के डिफोरेस्टेशन के रेगुलेशन। अब ये भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, अब ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, इधर क्या है कि दिस इज बेसिकली एक्सपोर्ट, जैसे आप लोग CBAM वो भी आगे दिया होगा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जहाँ पे कि अगर आप मतलब मान लीजिए कुछ आपने प्रोडक्शन किया है जिसके अंदर कि आपने कार्बन एमिशन किया है, राइट, एंड आप उसको यहाँ EU में वो चीज इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको उस चीज पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जबकि ये कार्बन एमिशन EU में नहीं हुआ है, इंडिया में हुआ है, बट स्टिल आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वहां की जो कंपनीज हैं उनको ये एमिशन करने अलाउड नहीं है, तो उनको टेक्नोलॉजी वगैरह का खर्चा है, तो वो महंगा प्रोडक्शन करते हैं। और इंडिया जैसी कंट्रीज अब ये कार्बन एमिशन कर करके सस्ते में प्रोड्यूस करके वहां बेच देते हैं। तो दैट इज वाई उन्होंने ये बोला ये हम CBAM लगाने वाले हैं। तो उसी तरीके से दूसरी न्यूज है, ये है यूरोपियन यूनियन का डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन। अब इसका मेन पर्पज क्या है कि जो गुड्स हैं EU मार्केट में, वो डिफोरेस्टेशन या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट डिग्रेड करके प्रोडक्ट नहीं आने चाहिए। यदि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आता है तो हम उसमें क्या करेंगे, उसके ऊपर अलग से एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। एंड नाउ WTO विल नॉट से एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि ये कर रहे हैं तो रासलीला है। ठीक है, बाकी कोई और कंट्री लग जाए करने यही चीज करेगी, तो उनके लिए फिर उस चीज का कैरेक्टर ढीला हो जाता है, फाइन। पर चलिए, देन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज वेटलैंड कोस्टलैंड इन ओशंस। अब ये क्या है, हाई सीज का ट्रीटी। सबसे पहले सी, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है साइनिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन BBNJ एग्रीमेंट अप्रूव कर दिया है। तो हाई सीज क्या होते हैं, हाई सीज इज बेसिकली यूनाइटेड नेशन क्लोज, जो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है, ये हम लोग अपने ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या है, जैसे मान लो
ये है आप लोगों का ये मान लो ऐसे करते हैं, इंडिया की टेरिटरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग देखते हो चिल्का लेक यहाँ अंदर की तरफ है, तो वो एक इनलैंड वाटर बॉडी है, ठीक है। तो वो पूरा हमारा है, राइट। उसके बाद में यहाँ से 12 नॉटिकल माइल इतना एरिया, दिस, ये हम लोगों का टेरिटोरियल सी है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा ही अधिकार है। उसके बाद यहाँ से 24 नॉटिकल माइल तक, यानी कि इतना 12 ये प्लस 12 ये, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया कंटिग्यूअस जोन। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल ये हम होता है हम लोगों का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, यानी कि यहाँ से जो भी इकोनॉमिक फायदे हैं वो केवल हम उठाएंगे। यहाँ पे सोवरेनिटी तो नहीं है मेरी इंडिया की, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बाकी शिप पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मशीन इधर से पेट्रोल निकलता है या फिर यहाँ पे फिशिंग वगैरह है, तो वो केवल इंडिया करेगा। तो ग्लोबल कॉमन क्या है, हाई सीज। अब बियॉन्ड दिस ईईजेड, ठीक है, ईईजेड तक हमारी सबका वो बटा हुआ है कि भाई ये एरिया बांग्लादेश का है, ये एरिया इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है। बट उससे आगे तो कोई भी जा सकता है ना। अब उससे आगे के लिए हमारे पास टर्म क्या यूज होते हैं, दैट इज हाई सीज, राइट। तो हाई सीज इज 64% एंड आर कंसिडर्ड टू बी ग्लोबल कॉमन। अब बीपीएनजी अग्रीमेंट ये क्या कहता है, एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ द मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट, इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर द यूएन क्लोज। इट विल बी द थर्ड इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट अंडर द यूएन क्लोज। तो अभी यहाँ क्या है, बीबीएनजे अग्रीमेंट में हम लोगों ने क्या बात किया, अच्छा यूएन क्लोज में हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ कन्वेंशन कुछ एग्रीमेंट लिए हैं, ठीक है। ये एक ब्रोडर कन्वेंशन है, ठीक है। इसने ये सारी चीजें सेट करी, ये सारी चीजें इसने 1982 में ही सेट कर दी, ठीक है। उसके बाद इसने कुछ वो और चीजें लाई, ये 1994 में जैसे इंप्लीमेंटेशन अग्रीमेंट लाया, फिश स्टॉक अग्रीमेंट। लेकिन अभी वाला जो मोस्ट रिसेंट है बीबीएनजे, तो हम लोग कहाँ बैठ के इसको सबसे पहले तो हम नेगोशिएट करेंगे ना। हम नेगोशिएट कहाँ कर रहे हैं, नेगोशिएट हम लोग कर रहे हैं यूएन क्लोज में बैठ के अबाउट दिस कि आईसीज का क्या करना है। इंडिया की तरफ से कौन जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जा रही है, इसके प्रोविजंस क्या क्या है। और जब तक ये वैसे फोर्स में नहीं आता, हमें इसके प्रोविजन करने की कुछ खास आवश्यकता है नहीं, बट ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, आप लोगों के हाई सीज वाले एरिया में, ठीक है ना। इसमें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी ये सेटअप करते हैं कि एक कोप होगी, उसके बाद साइंटिफिक टेक्निकल बॉडी होगी, क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म वगैरह होगा, राइट। इसमें 4 सब्सटेंटिव एलिमेंट्स है। पहला है मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज का, ठीक है। फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए बेनिफिट्स की, इंडिजिनस पीपल के साथ, लोकल कम्युनिटीज के साथ, ठीक है। कोई भी कंट्री सोवरेनिटी नहीं क्लेम करेगी, ठीक है। जो भी मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज ऐसी जगह से हमें मिलेंगे जिसपे कि सभी का हक है, तो वहां पे कोई एक सिंगल कंट्री ये नहीं बोलेगी कि इसमें मेरी सोवरेनिटी है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टेब्लिश करेंगे। कुछ खास इसमें ऐसा नहीं है जो मतलब कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आए जिसके ऊपर की आप लोगों के एग्जाम है, राइट। तो यूएन क्लोज ये देख लो, अडोप्टेड मैंने बताया 1982 में था, इनफोर्स कब हुआ 1994 में। इसमें अराउंड 170 स्टेट पार्टीज हैं और ये स्टैब्लिश करते हैं इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। अब ये समझो, मान लो मुझे इंडिया से दूर जाके कहीं पैसिफिक ओशन में मुझे कुछ मिनरल एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे किसका वो लेना पड़ेगा, किस ऑर्गेनाइजेशन की मैं वो लेने वाला हूँ परमिशन। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज योर आईएससी। और आईएससी का वो कहाँ है आप लोगों का हेडक्वार्टर। सो ये ऐसी ऐसी टर्म्स, ऐसी ऐसी चीजें याद रह जाती हैं क्योंकि ये सिर्फ यही है। तो इसका है किंग्सफर्ड जमाइका में, ये याद है क्योंकि जमाइका में और किसी चीज का है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट है आप लोगों का कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, बेसिकली कोरल क्या होता है, कोरल इज लाइक अ सिम्बायोटिक चीज है ना ये। तो अगर कोरल्स में से जो आप लोगों का जूजेंथली है, ठीक है, वो भाग जाता है, तो कोरल्स का अपना कोई कलर नहीं होता, उनको कलर जूजेंथली देता है और वो चला जाता है, तो उसकी वजह से वो ब्लीच करते हैं, वो व्हाइट व्हाइट से दिखने लग जाते हैं, ठीक है। अब रिसेंट इंस्टेंसेस हम लोगों को कहाँ कहाँ मिले हैं, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ कोरल्स ओनली, है ना। अब ये स्पीशीज इसने दिया हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है यहाँ पे। और हम लोगों को जो करना है वो है गल्फ ऑफ मन्नर में भी है, गोवा में भी है, ठीक है। हर जगह हम लोगों को कोरल ब्लीचिंग देखता है। तो कोरल्स आर व्हाट, दीज आर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स बिलोंगिंग टू स्नीडेरिया। तो ये याद करना पड़ेगा, दैट इसके ग्रुप का नाम क्या है, स्नीडेरिया। अब ये हार्ड कोरल जो होते हैं, ठीक है, कुछ सॉफ्ट कोरल भी होते हैं। सो कोरल रीफ आर फॉर्म्ड बाय द पोलिप्स ऑफ द हार्ड कोरल which establish a symbiotic relationship with the algae called zooxanthellae. तो zooxanthellae is the algae which provides it the color, ठीक है। एंड दिस प्रोवाइड्स, वो ये इसको क्या प्रोवाइड करता है बदले में, शेल्टर। तो ग्रोथ कंडीशन क्या है कोरल रीफ्स के लिए, भाई हमें हल्का गुनगुना सा पानी चाहिए होता है, 23 से 29 डिग्री सेल्सियस का, सोल्टी होना चाहिए, सोल्ट वाटर होना चाहिए, ठीक है। फ्रेश वाटर में कोरल्स नहीं होते। तभी आप लोग देखोगे कि मान लो अब इंडिया में यदि मुझे कोरल्स बताने कहाँ हो, तो
इस एरिया में नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ से महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां यहाँ वाई गई, ये सारी नदियां यहाँ पे आके ड्रेन हो गई, यहाँ से आप लोगों की गंगा ब्रह्मपुत्र गिर रही, राइट? तो यहाँ पे क्या है, पूरा फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में कोरल्स नहीं होते, इसीलिए ये हम लोगों को यहाँ मिलेंगे, लक्षद्वीप के आसपास मिलेंगे, कुछ इस एरिया में मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि कोई फ्रेश वाटर का खास आउटफ्लो नहीं है। बाकी यहाँ रत्नागिरी वाले एरिया में यहाँ थोड़े बहुत मिलते हैं, ठीक है। सो विद कोरल्स आप लोगों की ये ग्रोथ कंडीशंस यही है। ऑफ्टन कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, इनको हम लोग बोलते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, क्योंकि ये बढ़िया कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करते हैं, राइट? उसके बाद है आप लोगों के, अब इंडिया ने क्या क्या किया, कोस्टल जोन, कोस्टल रेगुलेशन जोन निकाला हुआ है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इसके बाद है कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट, हम लोगों ने मीठापुर गल्फ ऑफ कच्छ में लॉन्च किया था। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विद गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ रिस्टोर भी किए हैं। बायोरॉक टेक्नोलॉजी, अब बस केवल इतना याद रखना कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद, देखो नाउ दिस इज नॉट द टाइम टू कि हम लोग हर चीज समझेंगे, या बिकॉज बायोरॉक टेक्नोलॉजी हम लोग अपने बेसिक्स में करते हैं, राइट? कोरल्स में, सो नाउ इज जस्ट द टाइम कि इसको कोरल से एसोसिएट कर दो, बात खत्म, कि बायोरॉक उससे रिलेटेड है। उसके बाद इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, ये कब बनता है, 1994 में, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। वर्ल्ड कोरल रीफ कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद में है आर्टिफिशियल रीफ, क्या होते हैं? आर्टिफिशियल रीफ हम लोग बना सकते हैं, जैसे हमने रामेश्वरम में बनाया है, तो वाई दीज आर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से हम लोग या तो रिहेबिलिटेट कर दें एक कोरल रीफ को, उठा के दूसरी जगह रख दें, या उनके नेचुरल हैबिटेट को वापस से इंप्रूव कर दें, ठीक है। इसके अंदर हम लोग मटेरियल क्या यूज कर सकते हैं, रोक्स, ब्लॉक्स, वुड्स एक्सेट्रा, ठीक है। रामसर साइड पे आ जाओगे, रामसर साइड जो है अब हमारी 85 हो चुके हैं, 85, ठीक है। 3 इयर्स पहले तक वी कुड हैव, मतलब हम लोग याद भी कर सकते थे गिनती पे कि कितनी 40-45 साइट्स होती थी, बट अब अचानक से गवर्नमेंट ने इतनी बढ़ा दी है। बट अब हम केवल जो नई न्यूज में है वो करेंगे, जैसे नागी नकटी है वो मैन मेड है, वो बिहार में। नंजारण्यन बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में। कजुवेली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में। टावा रिजर्वेयर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बट एल्स वी नीड टू रिमेंबर इज मैक्सिमम मैक्सिमम रामसर साइट्स आप लोगों की कहाँ है, तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पे कहाँ है, यूपी में। अभी इसके अलावा बाद में इनके बारे की जो डिटेल है वो करने का कुछ खास मतलब है नहीं, बिकॉज इट विल बी टू मच। बाकी ये चीज पता होनी चाहिए। अब जैसे सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ये कहाँ है, एमपी में। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ सकते हैं। तो वेटलैंड का क्या मतलब होता है, वेटलैंड के लगभग 9 क्राइटेरिया दिए हुए हैं रामसर वालों ने कि ये चीजें होनी चाहिए, तो उसमें से कोई भी मीट हो जाएगा तो उसको वेटलैंड का दर्जा दे देंगे वो लोग। रामसर कन्वेंशन इज इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी अमंग द अर्लीस्ट वन। अब आप लोग याद करो स्टॉकहोम कन्वेंशन कब होता है, 1972, ठीक है। ये सब हम अपने बेसिक्स में पढ़ते हैं, बट ये देख लो, ये 1971, उससे भी पहले, ठीक है, इसको अडॉप्ट कर लिया था हम लोगों ने, और ये 1975 से फोर्स में आ गया, 75 से। इंडिया बिकेम अ पार्टी इन 1982। इट मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, जिसमें कि इंडिया की कितनी, आप लगभग 85 साइट्स है, राइट। अब ये एरियाज क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, दीज फंक्शन लाइक अ किडनी ऑफ द अर्थ। किडनी माने कि ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, हैवी मेटल वगैरह को एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है। जो भी हैवी मेटल का पोल्यूशन होता है, सल्फेट्स और ये सारी चीजें, इनको भी एब्जॉर्ब कर देते हैं, उसकी वजह से इनको बोलते हैं किडनी की, ये फिल्टर कर देते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये हर चीज में होता है। सो रामसर साइट में देखो, वेटलैंड्स इन द रामसर साइट मीट एटलीस्ट वन ऑफ द 9 क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया कुछ है कि भाई 20,000 के करीब बर्ड होनी चाहिए, 1% ऑफ द वहां उस एरिया की इनकम इसकी इसकी वजह से आनी चाहिए, वगैरह वगैरह। मोन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। मोन्ट्रिक्स रिकॉर्ड वो वाली रामसर साइट्स हैं जहां पे कि इतना बुरा चेंजेस हुए हैं ह्यूमंस के कारण, पोल्यूशन ज्यादा है, ठीक है, मतलब ये एक नेगेटिव लिस्ट है, ठीक है, कि जिसको कि सुधारना पड़ेगा। अब मोन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इंडिया की 3 साइट आज तक आ चुकी हैं। चिल्का आ चुकी है, लोकटक लेक इन मणिपुर आ चुका है, और कियोलादेव आ चुका है। बट इनमें से चिल्का को, क्योंकि हम लोगों ने, ओडिशा गवर्नमेंट ने, और इसके लिए हम लोगों को वर्ल्ड बैंक और बाहर से भी काफी हेल्प मिली, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने मोट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो पूरी स्पीशीज थी उनको रिकवर कर दिया, और मतलब उनकी रिहब, उनका जो वापस से पॉपुलेशन जो थे वो स्टेबल पे ले आए हम लोग, है ना। और वैसे भी चिल्का लेक को मतलब हम लोगों ने बिल्कुल पोल्यूशन वगैरह सब खत्म कर दिया। तो लोकटक और कियोलादेव जो है ये आज तक भी मोन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। अब कुछ और वेटलैंड है जो न्यूज में है। लद्दाख में है पेंगोंग सो, दिस इज द एंडोरेहिक लेक। एंडोरेहिक लेक हम लोगों ने आईआर के टाइम पे भी किया था। इट मींस जिस लेक का कोई आउटलेट ना हो, कि यहाँ से कोई वो नदी वगैरह नहीं निकल रही है, राइट। ये दिस इज 1/3 ऑफ लेक इज इन इंडिया एंड 2/3 इज इन चाइना, राइट। ये इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है।
बिहार में क्या है, कन्वर लेक या काबरताल वेटलैंड, ठीक है। दिस वाज बिहार फर्स्ट वेटलैंड रामसर साइट। अभी बिहार में नागीनट्टी भी आ चुकी है, राइट। उसके बाद है सुंदरबन के मैंग्रोव। सुंदरबन इज लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या किया, भीतरकनिका, ठीक है। भीतरकनिका इज वेयर, इट इज लोकेटेड इन ओडिशा, राइट। उसके बाद इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा वगैरह, यहाँ पे तो ये क्या है, ये तो इवन यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उसके बाद है पुलिकेट लेक। पुलिकेट लेक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, यहाँ पे लोकेटेड है ये पुलिकेट लेक है आप लोगों का। सो दिस इज सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया आफ्टर लेक चिल्का इन ओडिशा। ओडिशा में चिल्का लेक यहाँ है, ठीक है। श्रीहरिकोटा आइलैंड सेपरेट्स लगून बाय द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे श्रीहरिकोटा आइलैंड है आप लोगों का। So supports largest congregation of flamingos. This is the only important news that you can remember from here. अब यहाँ की जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दीज आर जस्ट वन टाइम, एक बार देख लो, इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट कुछ खास नहीं किया है। जैसे यूएन बैग नेटवर्क प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, स्प्रिंग, नाम से ही सोच सकते हो किस चीज के लिए होगा ये। दिस इज टू रिवर्स द नेचर लॉस। स्प्रिंग माने बसंत, बसंत ऋतु में क्या होता है, राइट। ये उस चीज से रिलेटेड है आप लोगों के, कि हम लोगों को नीचे का जो लॉस हुआ है वो खत्म करना है। उसके बाद है शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट। अब इसके कुछ पायलट मॉडल लॉन्च किया है तेलंगाना में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज व्हाट शैलो, अब ये बोलेगा वो शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट वाज इन न्यूज, किस कॉन्टेक्स्ट में, तो शैलो माने भाई जो ज्यादा गहरा ना हो, एक्वीफर माने पानी वगैरह, और उसकी मैनेजमेंट, तो दिस इज अ अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक, जिसके अंदर की ड्रिल करेंगे हम शैलो वाटर को, बोरवेल्स को, टू पंप आउट द वाटर, ठीक है। और अंडरनीथ जो लेयर्स होंगी वो रिचार्ज हो जाएंगी वापस से वाटर टेबल से और रेनफॉल से। तो दिस इज पार्ट ऑफ योर अमृत स्कीम। अमृत स्कीम आप लोगों की क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने निकाली हुई है, राइट। उसके बाद है आप लोगों का फिश मिप इनिशिएटिव, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कि ग्लोबल इन्होंने दिया हुआ है कि कुछ प्रोजेक्शन से 10% डिक्लाइन हो जाएगा, काम का नहीं है बिल्कुल भी। फिश में प्रोजेक्ट क्या है, फिशरीज एंड मेरीन इकोसिस्टम मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट, जो कि 2013 में लॉन्च किया था हम लोगों ने। 100 इकोसिस्टम के मॉडलर्स को, रिसर्चर्स बेसिकली अपनी रिसर्च करते हैं, तो अब इनकी मानता कौन है, तो कुछ इसका कुछ खास काम है नहीं। नेक्स्ट जो आप लोगों की टर्म्स हैं वो है जैसे कि प्लैंकटन क्रैश। प्लैंकटन क्रैश क्या होता है, दिस इज नोक्टिल्यूका। देखो नोक्टिल्यूका सिंटिलेटिंग आप लोग अगर देखो तो उसका मतलब इंग्लिश में भी होता है चमकदार, ठीक है। सो नोक्टिल्यूसा होता है रात से रिलेटेड, तो जो रात में चमके, ये वैसी कुछ चीज है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ अ फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, जो मतलब आप लोगों की एक्वेटिक एक्वेटिक फूड चेन में सबसे नीचे वाले एनिमल्स जो होते हैं उनको बोलते हैं प्लैंक्टन। ये दे टर्न अ रेड कलर व्हेन इन लार्ज नंबर एक्सपीरियंस्ड अ क्रैश लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कलर्ड पिगमेंट फ्रॉम देयर सेल्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, दे स्टिक टू रॉक्स एंड सी फ्लोर्स बोइंग फॉर्मिंग अ बायोफिल्म लाइक लेयर एंड कोजिंग रेड टाइड्स। तो रेड टाइड्स क्या करते हैं, ये जो नोक्टिल्यूसा सिंटिलेंस है, ये इस टाइप के फाइटोप्लैंक्टन्स है कि रेड कलर रिलीज करते हैं, ठीक है। ये क्रैश क्यों होते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, अगर उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है या CO2 कम है उस एरिया में, राइट। क्योंकि प्लैंकटन मानी दिस इज नथिंग बट अ प्लांट स्पीशीज, राइट, इसीलिए उसको CO2 चाहिएगा, राइट। और ये बाद में मर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर क्वालिटी चेंज हो गई है। इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। उससे नेक्स्ट है हमारे पास गेप लिमिटेशन। गेप लिमिटेशन क्या होता है, दिस इज ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि गेप माने ये मुंह का जबड़ा, जबड़े वगैरह को से आप एसोसिएट कर लो इसको। तो यहाँ क्या है कि इट इज अ फिजिकल कंस्ट्रेंट ऑफ द साइज ऑफ प्री, कि मैं अब जैसे मैं हूं, मैं पूरा का पूरा टाइगर नहीं खा सकता हूँ। एक टाइगर है वो एलिफेंट को नहीं खा सकता है, ठीक है। एक टाइगर जो है, तो ये जो हमारा माउथ का साइज है, प्रेडेटर का जो माउथ है, उससे उसका साइज ऑफ प्रे डिटरमिन होता है, राइट। तो स्मॉल प्रेडेटर्स कैन ईट ओनली स्मॉल प्रे, तो जो छोटे छोटे प्रेडेटर्स होंगे वो छोटे प्रे को खाएंगे, बिगर प्रेडेटर्स जो होंगे वो बड़े प्रे को खाएंगे, राइट। सो इसकी वजह से फूड वेब वगैरह होते हैं, ये काम करेंगे। बस बस इतना ही याद करना है हमें, उससे ज्यादा नहीं सोचना है। मेगाफोना, मेगा मानी ज्यादा, फोना माने हम लोगों ने किया है ऑलरेडी, एनिमल्स, राइट। तो ये वो वाले एनिमल्स हैं जो कि एक वेट थ्रेशोल्ड से ऊपर है, यानी कि 50 किलो से ऊपर के एनिमल्स मेगाफोना है। तो मेगाफोना को इन्होंने काफी उसमें डिवाइड किया, जैसे मेगा हर्बीवोर्स जो भाई बहुत बड़े बड़े हैं, और प्लांट ईटर्स हैं, जैसे आप लोगों की हो जाएंगे ये क्या है, एलिफेंट्स, राइट। मेगा कार्निवोरस हो सकते हैं, राइट। अब जैसे गेंडा है वो मीट ईटर्स हैं एंड स्टिल दे आर मेगा, और मेगा ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं, राइट। अब इसमें और कुछ खास काम का नहीं है ना, ये देखो ये वर्ड से ही हम लोगों ने एसोसिएट कर दिया, मेगा ये होता है, फोना ये होता है, बस। उसके बाद है स्टोमेटो लाइट्स, ये क्या होता है, ये माइक्रोबियल कम्युनिटीज होती हैं बट विच आर एसोसिएटेड विद द लेयर्स ऑफ रॉक, ठीक है। अब इनकी वजह से क्या होता है आप लोगों की ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, राइट। ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट क्या थी, जब हमारे
पहले सबसे पहले हमारी जो पूरी अर्थ है या हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, पहले CO2 प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले कुछ माइक्रोबियल कम्युनिटीज आई। ठीक है, उन माइक्रोबियल कम्युनिटीज ने CO2 से क्या बनाया, O2 बनाया। राइट, तो ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट में इन माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, और वो रॉक्स वगैरह पे ही फॉर्म हो जाती थी, तो उनको बोलते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स। इन्वायरमेंटल डीएनए, अब जो डीएनए हमारा ऐसे ही इन्वायरमेंट में पड़ा रहता है, राइट, शेड बाय ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्किन या हमारी एक्सक्रीमेंट। ठीक है, तो वो एक्वेटिक में भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल में भी हो सकता है। सो इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, इससे हम लोग बायोडाइवर्सिटी एसेस कर सकते हैं एरिया की। ठीक है, तो दिस इज योर इन्वायरमेंटल डीएनए जो आपने ऐसे ही इधर उधर छोड़ते जा चलते हो। ठीक है, इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर लेट्स से कि अब हम ह्यूमन डीएनए तो हम लोग फिर भी मैप कर सकते हैं, राइट, बट इनका अगर मुझे किसी एक एरिया है, ठीक है, यहाँ की मुझे बायोडाइवर्सिटी नापनी है, तो मैं एक इन्वायरमेंट से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो इन्वायरमेंट वही बहुत सारी जो स्पीशीज थी उनके घूमने के कारण एक एरिया में मुझे बहुत सारा डीएनए कलेक्ट हो जाएगा, तो मैं उस डीएनए से पता लगाऊंगा कि भाई ठीक है, इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी असल में है कितनी। नेक्स्ट इज योर स्पीशिएशन। स्पीशिएशन क्या होता है, देखो, कि स्पीशीज बनना, राइट, इट इज अ लीनिएज स्प्लिटिंग इवेंट, जहां पे कि एक ऐसी जगह है, जैसे मान लो पहले बंदर थे, फिर दो स्पीशीज बन गई, आज वाले बंदर और ह्यूमन। ठीक है, दिस इज वेरी जेनरिक। ठीक है, मैं बहुत जेनरिक बता रहा हूँ, बट स्पीशिएशन का मतलब ये है कि स्पीशीज बनना। अब स्पीशीज कैसे कैसे बन सकते हैं, एक तो होती है एलोपैट्रिक, कि न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड फ्रॉम ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन। अब यहाँ पे पॉपुलेशन थी, इनब्रीडिंग हुई, तो वहां की अलग पॉपुलेशन बन गई, अफ्रीका में अलग पॉपुलेशन बन गई, इस तरीके से हो सकता है। पेरीपैट्रिक, न्यू स्पीशीज फॉर्म फ्रॉम अ स्मॉल पॉपुलेशन आइसोलेटेड एट द एज ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन। अब ये एरिया सेम ही है, लेकिन ये छोटी पॉपुलेशन अलग रहने लग गई, तो यहाँ पे स्पीशिएशन हो गया इनका। पैरापैट्रिक हो सकता है, अब ये हमें इनके टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जाना है। सिंपैट्रिक क्या है, विद इन द रेंज ऑफ एंसेस्टर पॉपुलेशन, और ये कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन में अगर स्पीशिएशन हो जाए। ठीक है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ ये चीज है, यहाँ देखो, एशियाटिक लोयंस एंड बंगाल टाइगर्स को एग्जिस्टेड फॉर सो लॉन्ग इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यू टू सिंपैट्रिक स्पीशिएशन। सिंपैट्रिक स्पीशिएशन माने ये देखो, न्यू स्पीशीज फॉर्म फ्रॉम द विद इन द रेंज ऑफ द एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन, तो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन थी उसी की रेंज में, अब यहाँ से उधर से लाइंस लाइंस बनते रहे, बट उनका ज्योग्राफिकल एरिया वहां था, और बंगाल टाइगर्स का ज्योग्राफिकल एरिया दूसरा था। बायोल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनेसेंस मैंने बताया, ल्यूमिनेसेंस इज रिलेटेड विद लाइट। तो बायो माने कोई भी एनिमल, तो कोई भी बायोलॉजिकल चीज जो लाइट निकालती है। ठीक है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट निकालते हैं, तो लाइट इज एमिटेड कि कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह होंगे। ठीक है, अब इसके यहाँ पे दो केमिकल्स इंपॉर्टेंट है, लूसीफरिन और लूसीफरिस। ठीक है, उसके बाद है स्पेक्ट्रल रेंज क्या होती है इसकी, ब्लू भी हो सकती है, रेड लाइट भी हो सकती है, जैसे आप लोगों की जेलीफिश, स्पंजीज, ये सब कुछ, ये एग्जांपल्स हमें ज्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे, जुगनू वगैरह, यही सब चीजें हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या है, काउंटर इल्यूमिनेशन, इससे ये क्या करते हैं, आप लोगों का जो प्रिडेटरी एनिमल होता है उसको उसके आगे छुप सकते हैं। ठीक है, अब ये देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म हियर। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, तो ये हमें सिर्फ एक बार सुन के पढ़ के छोड़ देना है, हम लोगों को इसकी साइंस में नहीं पूछना है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आप लोगों की ये होती है गेंजेटिक डॉल्फिन, जिसको सुसु बोलते हैं, अब वो इस टाइप की आवाज निकालते हैं, तो वो अपनी आवाज से अपना प्रे को कैच करते हैं, कि यहाँ पे एक आप लोगों की फिश है, तो वो गई, आवाज टकराई और उसने उसको कैच किया। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीजें हैं, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये टर्म किस चीज से रिलेटेड है, तो बायोल्यूमिनेसेंस किस चीज से रिलेटेड है उतना बहुत है। फैक्ट्री फार्मिंग क्या होता है, ट्रेपस टू सिस्टम वेयर बाय रेजिंग लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री इन हाई डेंसिटी फैसिलिटीज अंडर द कंट्रोल कंडीशन। ठीक है, तो फैक्ट्री की कंट्रोल कंडीशन में अगर मैं फार्मिंग करूंगा तो ये होगा। वुडी एनक्रोचमेंट, अब एनक्रोचमेंट माने किसी चीज को हड़प लेना, लेकिन वुडी एनक्रोचमेंट, वुडी माने ट्रीज, अब ट्रीज ने किसी एरिया को हड़प लिया, अब ट्रीज किसी एरिया को, ये तो उल्टा हो गया डिफोरेस्टेशन से, बट दिस इज अ नेगेटिव थिंग। क्यों, यहाँ पे क्या है, जो ओपन हैबिटेट्स हैं, यानी कि जिस एरिया में पहले ट्रीज नहीं थे वहां पे अब ट्रीज हो रहे हैं, राइट, बट दिस विल बी इशू फॉर ग्रासलैंड। ठीक है, अब ग्रासलैंड वाला जो एरिया है, वहां के जो एनिमल्स हैं, वहां के जो प्लांट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी ग्रासलैंड वाले इकोसिस्टम को अपना लिया है, तो अब वो सब खत्म हो जाएंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, होमोजिनाइज हो जाएगा, और होमोजिनाइजेशन सबसे खराब चीज है। वो सोसाइटी में ले लो, वो आप लोग इन्वायरमेंट में ले लो, वो आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ले लो, किसी भी चीज में होमोजिनाइजेशन हुआ, सो देन हमारी एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जीन्स ले लो, अगर हमारे जीन्स सभी के होमोजिनाइज हो जाए, तो कल को एक एक वायरस आएगा और पूरे पूरी होमोसेपियंस की कौम ही खत्म हो जाएगी, राइट, तो होमोजिनाइजेशन खराब है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप लोगों के ग्रासलैंड्स वगैरह खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इट लीड्स टू होमोजिनाइजेशन ऑफ एन इकोसिस्टम
ठीक है, और आप लोगों के जो ग्रास लैंड वाले बर्ड्स हैं दे विल हैव टू सफर इन दैट केस। सो ओपन हैबिटेट्स का ट्री कवर में कन्वर्ट कर जाना वो ये होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर। अब ग्रीन वाटर क्या है, जो वाटर प्लांट्स में है, राइट, जो वाटर प्लांट्स में है, जो प्लांट्स ले रहे हैं, प्लांट्स ट्रांसपीरेशन, इफ यू नो कि अब अगर आप गर्मियों में प्लांट के नीचे जाते हो तो प्लांट से कुछ ना कुछ पानी निकलता है, दैट इज द एक्सेस वाटर, तो वो ट्रांसपीरेशन है। अब वो ट्रांसपीरेशन से जो पानी आएगा उसकी पत्ती पर, वो क्या हो जाएगा, वो पानी इवेपोरेशन के थ्रू उड़ जाएगा। दैट मीन्स जो ये ग्रीन वाटर है दिस ऑल्सो टेक पार्ट इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज योर वाटर साइकिल, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का ब्लू वाटर। ब्लू वाटर वही है जो सिंपल वाटर आप देखते हो नदी पहाड़ झरने में, वो सारे पहाड़ झरने में और ये समुद्र में, वो सारा आप लोगों का ब्लू वाटर होता है। अब आ जाएंगे तीन चार मेन ऑर्गेनाइजेशन है साइट्स। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। दिस इज अ कन्वेंशन फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए कन्वेंशन है किन में, एंडेंजर्ड स्पीशीज में। अब ये 1963 में ही बन गया था, बट केम इनटू फोर्स 1975, राइट। अब इसकी पार्टीज देख लो, 184 पार्टीज आती है। हेडक्वार्टर जेनेवा में है, लीगली बाइंड है, ठीक है। अब साइट्स के अपेंडिसेस देख लो। पहला जो है अपेंडिक्स 1 में कुछ स्पीशीज के नाम लिखे हुए हैं जिनका की एक्सटिंक्शन का डर है, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं, तो उनका कमर्शियल ट्रेड प्रोहिबिटेड है, वहां कोई ट्रेड होगा ही नहीं। दूसरी तरफ स्पीशीज जो कि अभी तो थ्रेटन्ड नहीं है, लेकिन यदि अगर हम लोगों ने उनका जो इस तरीके की ट्रैफिकिंग है और मतलब ट्रेड ऐसे ही जारी रखा तो वो कल को खत्म हो जाएंगी। तो उसके लिए आप लोगों को अपेंडिक्स 2, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ परमिट्स लगेंगे, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस लगेंगे, उसी की वजह से तब आप लोग उसको उसका ट्रेड कर सकते हो। अपेंडिक्स 3 में वो स्पीशीज हैं, अब जैसे मान लो कोई एंडेमिक स्पीशीज है, अब केवल इंडिया को और इंडिया और नेपाल में ही उसका ट्रेड हो रहा है, बाकी वर्ल्ड में नहीं है, तो वर्ल्ड वाले उसको 1 और 2 में थोड़ी डलवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया विल रिक्वेस्ट कि इसको अपेंडिक्स 3 में डाल दो। तो स्पीशीज आर लिस्टेड एट अ पार्टीज, एक पार्टी की रिक्वेस्ट में, टू प्रिवेंट अनसस्टेनेबल और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन। तो इसके लिए भी आप लोगों को कुछ परमिट सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। अब इसकी रिपोर्ट है वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट, ये तो ऑब्वियस है, ये साइट से रिलीज करेगा और कौन कर सकता है, फर्स्ट वाली छोड़ दो। अच्छा, फर्स्ट वाली में तो नाम ही है, साइट्स रोड्स गुड्स। उसके बाद है आईयूसीएन। आईयूसीएन हम लोगों ने देखा था, सबसे फर्स्ट टॉपिक भी हम लोगों ने जो इस पूरे चैप्टर में शुरू किया वो भी यही था, एंड ये वाला टॉपिक भी यही है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। नाउ सी, IUCN is your first global environmental organization which is focused on nature conservation। इसका जेनेसिस कब होता है, 1948 में। गवर्नमेंट, एनजीओ, रिसर्च इंस्टीट्यूशन सब इसके पार्ट बन सकते हैं। IUCN की रेड लिस्ट हम लोगों ने देख ली, लेकिन एक ग्रीन लिस्ट भी है। ग्रीन लिस्ट में क्या है, जहां जहां पे की बढ़िया कंजर्वेशन हुआ है वो उसको भी रिकॉग्नाइज करते हैं। जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन जो आज आप लोग GS3 में अपने चिपकाते हो मेंस में, वो पूरा का पूरा नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के जो कॉन्सेप्ट है वो भी IUCN का ही ब्रेन चाइल्ड है, ठीक है। नाउ दिस इज योर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। दिस इज अ इंटरनेशनल एनजीओ, इसके हेडक्वार्टर भी कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अच्छा, ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ओनली चीज है वो है अर्थ हार्ट। तो मार्च के लास्ट संडे को लगभग 1 घंटे के लिए ये बोलते हैं कि सभी अपने विश्व में हर कोई अपनी लाइट्स बंद करेगा एक्स्ट्रा वाली, ठीक है, जिससे कि हम लोग कुछ वो सेव कर पाए, बस ये इसका। और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, दिस इज अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। सो विद दिस हम लोगों ने चैप्टर 1 फिनिश कर दिया है। वी हैव आई हैव ट्राइड एज मच एज पॉसिबल कि मैं इसको पूरा होलिस्टिक रखूं, ठीक है, होलिस्टिक टू द एक्सटेंट कि जितना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उतना हम लोग कुछ भी ना छोड़े इस वाले डॉक्यूमेंट से, राइट। तो अगर इन्वायरमेंट में PT 365 हम लोग करंट अफेयर्स हमारे पूरे हो जाएंगे भाई, PT 365 प्लस हम लोग बाजीराम का भी देख लेंगे, ठीक है, बाजीराम वाली प्रीलिम्स वाली फाइल। बट देखो इन्वायरमेंट विल टेक सम टाइम, सो हम लोग इसको टॉपिक वाइज ही लेंगे। सो आई डू नॉट वांट टू रश इट, कि रश के चक्कर में कि हम लोग जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो छोड़ दें। बट आप लोगों को जब दूसरी बार याद करना है तो केवल और केवल जो चीजें इंपॉर्टेंट है केवल उतना ही दूसरी बार रीड करना पड़ेगा, ठीक है। So with this, that is it for this class. So if you are new on this channel, please please do like, subscribe, share, है ना। और आप लोगों को ये जो इसका हाईलाइटेड PDF है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। एंड इफ यू आर ओके देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो फॉर द सेम, फाइन। So that is it for this session and I'll see you in the next class. Thank you so much.